एक गांव में सुमति नाम की एक लड़की रहती थी। उसके परिवार में सुमति की माँ और बाबूजी, भैया भाभी और उनके 2 बच्चे थे। सुमति बहुत खूबसूरत और समझदार थी। घर का काम हो या पढ़ाई, सब कुछ में निपुण थी। घर में सभी का मन लगा के रखती, बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। सुमति अब 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर के कामों में भी भाभी का हाथ बटाती थी। रोज स्कूल जाना पढ़ना उसे बहुत पसंद था। एक रोज जब सुमति अपने स्कूल से घर पहुंची तो गांव के पंडित जी आए हुए थे। माँ और बाबूजी साथ में बैठे थे। सुमति ने उन्हें देख नमस्कार किया। वो बोले, आजा बिटिया, मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा था। सुमति आश्चर्य से बोली, मेरे बारे में क्या बात करनी है पंडित जी? आपके तो बगीचे भी नहीं है आम के, जो आप मेरी शिकायत लेके आए हैं कि मैंने आपके बगीचे के आम तोड़े हैं। पंडित जी ये बात सुनकर हंस पड़े और बोले, तुम बहुत चंचल हो गई है सुमति, इसीलिए एक लगाम लेके आया हूँ। सुमति फिर बोले, कैसा लगाम? उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लेके आया हूँ। सुमति चौंक गई। क्या? और कुछ कहती इससे पहले माँ ने बोला, अंदर आओ, बड़ों के आगे अपनी शादी की बात नहीं सुनते। सुमति अपने गुस्से और दुख का घूंट पीकर रह गई। भाभी आई और बोली, क्या हुआ? शादी के नाम से इतना गुस्सा? सुमति कुछ नहीं बोली, बस पलंग के कोने पर लगी लकड़ी के डंडे को ऐसे मल रही थी जैसे वह बस तोड़ के ही दम लेगी। भाभी फिर बोली, अरे शादी तो सबको करनी पड़ती है, मेरी तो 9वीं कक्षा में ही थी तभी शादी हो गई। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने बोला, खाना खा लो, तो वो कुछ न बोली और मुंह ढक कर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद माँ आ जाती है। वो सुमति के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, सुमति उठ जा, सांझ हो गया। सुमति की आंख खुली। फिर उसे याद आया कि वो ऐसे क्यों सोई। वो माँ के गले लगकर बोली, माँ, मैं क्या तुम्हारे लिए इतनी बोझ हो गई हूँ कि तुम मुझे इतना जल्दी ही भेज रही हो? अभी तो 10वीं की परीक्षा भी नहीं दी मैंने। माँ ने मुस्कुराते हुए बोला, हमारी सोन चिड़िया उड़ना चाहती है तो मना किसने किया है? शादी हो जाने दो, गोना थोड़े न कर रहे हैं, गोना तो 2 साल बाद करेंगे, तब जी भर के पढ़ लेना। सुमति बोली, माँ, इतने कम समय में तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, 12वीं के बाद भी तो पढ़ना है। माँ बोली, पर 12वीं के बाद गांव में तो कोई कॉलेज भी नहीं है, कैसे पढ़ेगी? सुमति बोली, शहर जाया करूंगी। माँ ये सुनकर हंसने लगी और बोली, आज तक कोई लड़की गई है गांव से बाहर पढ़ने को जो तुम जाओगे? सुमति बोली, तो क्या हुआ माँ, मैं चली जाऊंगी तो मैं भी काबिल बनूंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। माँ ने बोला, हमारा नाम तो तुम ससुराल में जाके रोशन करना। चलो अब स्कूल के कपड़े बदल कर खाना खाओ और अपने बाबूजी को भी देके आओ। पता है ना तुम्हें, वो तुम्हारे ही हाथ से खाना लेते हैं। सुमति मन मार के वहां से गई और बाबूजी के लिए खाना लेके गई और वहीं उनके पास बैठ गए और हाथ से पंखे से हवा करने लगे। थोड़ा सुंचाते हुए बोली, बाबूजी, वो पीछे वाले घर की महुआ है ना, उसकी शादी उसके घर वालों ने उसके 20 साल के होने पर कराई थी। और हमारे स्कूल में जो दूसरे गांव के प्रधान की लड़कियां आती हैं ना, उनकी शादी भी 19 साल बाद हुई। पिताजी एक एक निवाला अपने मुंह में रखे जा रहे थे। सुमति के किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। जब खाना खा ले तो बोले, देख बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं दिन पे दिन बुजुर्ग होता जा रहा हूँ। तेरा बड़ा भाई शहर में नौकरी करता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बाबूजी की बात सुन सुमति को समझ में नहीं आया कि वो अब क्या बोले। चुपचाप खाने की थाली उठाकर कमरे से बाहर आ गई। सभी से बात करके देख लिया था उसने, पर कोई भी उसकी बात सुनने को और समझने को तैयार नहीं था। वो बिना कुछ खाए ही सो गए। अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होने लगी, 2 चोटी बना रही थी। तभी भाभी बोली,
अब चली जाओ, जब शादी पक्की हो जाएगी तब घर का काम सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना होगा। सुमति चिल्लाकर बोली, नहीं करनी शादी, नहीं जाना कहीं भी। स्कूल बैग लिया और घर से निकल गई। भाभी ने उसके जाते ही बोला, देखा माँ जी, ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी इतनी गुस्से में। माँ मुस्कुराते हुए बोले, सीख जाएगी सब, घर बार अच्छा मिल रहा है, लड़का अस्पताल में कंपाउंडर है, 3 साल सुमति से बड़ा है, तो क्या हुआ, हमारी सुमति खुश रहेगी। सुमति अपने स्कूल में भी उदास थी। उसकी सहेलियां उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ। उसने सब बताया। सहेलियां उसे छेड़ने लगी, तो तुम उनके ख्यालों में खोई हुई हो। रास्ते में आते हुए आम का बगीचा देख उसकी सहेलियों ने इशारे में पूछा, चलें क्या। पहले तो सुमति ने मना किया, पर आम के बगीचे को देखकर उसके मुंह में भी पानी आ गया। सभी लड़कियां दबे पांव बगीचे में पहुंची। दीवार के पीछे से बगीचे में जागते हुए बोली, काका तो सो रहे हैं, घर पर पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दबे पांव अंदर गए। सुमति पेड़ पर चढ़ गई और पके पके आम तोड़कर नीचे गिराने लगी। नीचे खड़ी कुछ लड़कियां आम अपने बैग में भर रही थी और दूसरी पहरा दे रही थी। तभी आवाज आती है, कौन है यहाँ। सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और चिल्लाती है, सुमति जल्दी नीचे आ जा, काका आ गए। जल्दी जल्दी में सुमति के पैर में चोट लग जाती है। सारी लड़कियां वहां से भाग जाती है। फिर घर आकर काका सुमति की शिकायत करते हैं। बाबूजी बोलते हैं, इसकी शादी करने वाले हैं और ये तो अपना बचपना भी नहीं छोड़ रही। कभी बाग से आम चुराना, कभी झूला झूलना, कभी ट्यूबवेल पर खेलना, पता नहीं कब समझेगी बड़ों की बातें। बाबूजी ने सुमति को बुलाया और पूछा, काका क्या कह रहे हैं, तुमने आम तोड़े इनके बगीचे से। सुमति ना में सिर हिलाते हुए बोली, काका झूठ बोल रहे हैं, उम्र हो चली है नहीं काका की। काका ने गुस्से में बोला, अच्छा बड़ी सियानी हो रही है तो बता कि तेरे पैर में चोट कैसे लगी। सुमति हकलाते हुए बोले, वो तो फिर झटके से बोले, वो तो रास्ते में पत्थर से चोट लग गई। काका बड़बड़ाते हुए चले गए और सुमति को भी बाबूजी से डांट पड़ी। अगले दिन माँ ने बोला, वो लड़का आने वाला है समझी, कल स्कूल मत जाना, तेरी भाभी अच्छे से तैयार कर देगी, लड़का दोपहर के ढलते समय आएगा। मैं तेरे बाबूजी तभी आएंगे, हम दोनों प्रधान जी के लड़के के वधू आगमन पर होने वाले दावत और समारोह में काम करने के लिए जाएंगे। सुमति बोली, माँ फिर मैं भी चलूंगी। माँ मना करते हुए बोले, अगर वो लड़का देखने ना आ रहा होता तो जरूर ले चलती। सुमति ने फिर बोला, तो ठीक है ना, मैं भी स्कूल जाऊंगी। माँ ने बोला, नहीं, मना कर दिया ना। तभी बाबूजी आते हैं और बोलते हैं, क्या बहस चल रही है। सुमति बोली, बाबूजी मैं तो तब तक आ जाऊंगी जब तक वो लड़का आएगा, मुझे स्कूल जाने दो। बाबूजी ने कहा, ठीक है, पर कोई शरारत मत करना, अब की बार सीधे घर आना, बगीचा या और कहीं मत चले जाना। सुमति खुश होते हुए बोली, हाँ बाबूजी। माँ आप जब कल दावत से आना तो खाने को अच्छी अच्छी चीजें ले आना। माँ ने बोला, ठीक है, तुझे देखकर लगता ही नहीं कि घर में 2 छोटे बच्चे और भी हैं, उन बच्चों से भी ज्यादा बचपना है तुझमें। सुमति बोले, तभी तो मना कर रही हूँ ना, मत करो शादी। माँ ने सुमति की चोटी पकड़ी और बोले, शादी तो होके रहेगी, अब अपनी शरारत बंद करो। अगली सुबह सुमति स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। भाभी जी ने मसाला पीसते हुए फिर बोला, याद है ना, आज जल्दी आना है और तैयार भी होना है तुम्हें अच्छे से, लड़का कार से आएगा, समय से घर आ जाना। सुमति बोली, याद है मुझे, आ जाऊंगी समय से। माँ आई और सुमति को कुछ रुपए देते हुए बोली, आते समय मंगत की दुकान से मिठाई और रास्ते से फल ले आना मेहमानों के लिए। सुमति रुपए गिनते हुए बोली, माँ 10 रुपए और दो ना। माँ ने बोला, वो क्यों। वो बोली, माँ पानी बतासा खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाए। माँ ने बोला, घर जल्दी आना है, खाने पीने में समय मत बर्बाद कर, लड़कियों को तीखा चटपटा कम खाना चाहिए। सुमति बोली, क्या सारे नियम लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए कुछ नहीं। माँ ने बोला, ज्यादा मास्टनी ना बन, जब स्कूल के लिए देर हो रही है। सुमति बोले, ठीक है मत दो, और मुँह फुला के स्कूल जाने लगी।
घर के द्वार पर बाबूजी खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे और चुपचाप सब सुन रहे थे। सुमति को जाते देख बोले, रुक जा सुमति, इधर आ। सुमति बाबूजी के पास आई। बाबूजी ने 30 रुपए देते हुए बोले, ले, पर अपनी माँ से मत बताना और अपनी भाभी के दोनों लड़कों लव कुश के लिए भी ले आना। सुमति के चेहरे पर खुशी छा गई। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए रास्ते में बात कर रही थी, तभी आशा बोलती है, आज तो प्रधान जी के यहाँ बहुत बड़ी दावत है, सुमति तुम भी चलना साथ। सुमति उदास होते हुए बोले, नहीं, माँ ने घर जल्दी आने को कहा है, मुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है। तो पुष्पा बोली, ओ, तो होने वाले जीजा जी आ रहे हैं। सभी सहेलियां उसे छेड़ने लगी। सुमति ने बोला, ठीक है, जब तुम लोगों का नंबर आएगा तब बताती हूँ मैं भी। स्कूल पहुंचकर सब अपनी पढ़ाई में लग गए। छुट्टी होने पर सुमति ने मंगत के यहाँ से मिठाई ली और फिर सेब, अनार और केला लेके पानीपुरी के ठेले के पास पहुंचकर जल्दी जल्दी मुंह में पूरी डालने लगी और घर के लिए पानी बोतल में और पूरी एक लिफाफे में बंधवा ली। सहेलियों के साथ घर की ओर आने लगी। उसकी सहेलियों ने बोला, सुमति, क्या तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी और आगे नहीं पढ़ोगी? सुमति बोली, नहीं, माँ ने गोना 2 साल बाद करने को बोला है, तब तक 12वीं तक तो पढ़ ही सकती हूँ। आम का बगीचा दिखा। आशा ने इशारा किया। सुमति ने मना किया। उन्होंने बोला, ठीक है, तो यहीं रुक, हम थोड़ी देर में आते हैं। सुमति ने बहुत मना किया कि वो मानी नहीं। वो वहीं खड़ी रही और अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी एक कार बहुत तेज रफ्तार से सुमति के बराबर से निकली। रास्ता कच्चा था और पानी भरे होने के कारण कार के तेज रफ्तार से रास्ते का पानी सुमति के ऊपर उछल गया। सुमति गुस्से से तिल मिला गई और तेजी से बोली, आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है क्या? दोनों हाथों में सामान, वो मुंह भी साफ नहीं कर पाए। थोड़ी देर में पुष्पा और आशा आती है। सुमति को देखकर बोले, ये कैसे हुआ? और हंसने लगी। सुमति बोली, सामान पकड़ पहले, फिर दांत दिखाना। सुमति ने पास खेत में चल रहे ट्यूबवेल से मुंह धोया और बड़बड़ाती हुई बोली, अगर ये बंदर मुझे मिल गया ना तो ऊपर से नीचे तक इसे किचन में डुबो दूंगी। फिर सभी घर की ओर बढ़ती है। रास्ते में उन्हें वही कार दिखाई देती है। सुमति बोली, ये वही कार है, अब देखना मैं इसे कैसे बदला लेती हूँ। आशा बोली, सुमति, तुझे जो लड़का देखने आने वाला था, कहीं वह यह तो नहीं है? सुमति बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी ने कहा था कि कार से आएगा। थोड़ी देर सोचकर बोली, फिर तो और भी अच्छा है, इसे मैं यहाँ से ही भेज देती हूँ। वो सभी लड़कियां उसके पास गई। कच्चे रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था। सुमति और साथ की सभी लड़कियां उसके पास आई। वो दूसरी ओर मुँह करके हाथ में मोबाइल लिए हाथों को ऊपर आसमान की ओर करे मोबाइल को घुमा रहा था। जैसे उसकी नजर सुमति पर पड़ी, अपना चश्मा निकाला और स्तब्ध होकर सुमति को देखने लगा। सुमति ने बोलना शुरू किया, आप गांव में किसी से मिलने आए हैं? पर वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस सुमति को देखता रहा। सुमति ने फिर अपनी बात दोहराई तो वो लड़का थोड़ा हड़बड़ा के बोला, हाँ जी, वो मैं किसी से मिलने जा रहा था और उनके यहाँ शादी है। इतने पर सुमति बात काटते हुए बोली, तो आप वहां जा रहे थे? वो लड़का बोला, जी, पर कोई पता बताने के लिए नहीं मिल रहा था। बहुत तेज प्यास भी लगी है, कहीं दुकान भी नहीं जो कि पानी की बोतल ले सकूं। सुमति के मन में तरकीब सूझी। अपनी बोतल जिसमें पानी बतासे का पानी था उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये लीजिए पानी, बिल्कुल शुद्ध और शीतल। पुष्पा बोले, पर सुमति ये तो। तभी सुमति ने चुप रहने का इशारा किया। वो लड़का बोतल खोलते हुए बोला, थैंक यू सो मच गर्ल्स। सुमति शरारत भरी मुस्कान से उसे देख रही थी। जैसे ही उस लड़के ने एक घूंट पिया, उसने मुंह बनाते हुए पानी बाहर निगल दिया और बोला कि इतना तीखा पानी, और बेचैनी से खांसने लगा। मौका देकर सुमति ने उसके कदमों में अपना पैर फंसा दिया। वो सीधे पानी के भरे हुए गड्ढे में जा गिरा। सभी लड़कियां उस पर हंसने लगी। तभी सुमति ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और सहारा देकर खड़ा किया और बोली, देखो शहरी बाबू, आपकी कार से भी
मेरे ऊपर रास्ते का पानी छिटक गया था। मैंने तो बस उसका बदला लिया है। अब इस गांव के बाहर इतनी सेवा हुई है तो सोचो गांव में कितनी सेवा होगी। भलाई इसी में है कि यहीं से चले जाओ, नहीं तो आप तो खुद ही समझदार हो। सुमति इतना बोलकर घर की ओर चल दी। रास्ते में आशा ने बोला, सुमति क्या वो वापस चला जाएगा? पर वो लड़का बहुत सुंदर है। तेरे बाबूजी को पता लगा ना इन सब का तो बहुत नाराज होंगे। सुमति बोली, तुझे पसंद है लड़का तो तेरे घर रिश्ता भिजवा देती हूँ। इतना बोलकर सभी लड़कियां हंसने लगी। घर पहुंचकर सुमति मन ही मन बहुत खुश थी। वो बोली, भाभी मैं सामान ले आई हूँ, देख लेना कुछ कम तो नहीं है, और मैं अभी हाथ मुंह धो लेती हूँ, आप मुझे तैयार कर देना अच्छे से। उसकी भाभी ने कुछ नहीं बोला और वो हाथ मुंह धो के आ गई। भाभी ने बोला, माँ ने तुम्हें प्रधान जी के यहाँ हो रही दावत में बुलाया है। सुमति बोली, पर आज तो वो लड़का आने वाला था ना। भाभी ने बोला, नहीं आ रहा आज वो। सुमति मन ही मन खुश हो रही थी। वो बोली, क्यों भाभी? भाभी बोले, उसे आज छुट्टी नहीं मिली नौकरी से, अब वो इतवार वाले दिन आएगा। सुमति ये सुनकर चौंक गई। वो सोचने लगी, जब वो लड़का आया ही नहीं तो वो कौन था जिसे मैं परेशान करके आई थी? सुमति के मन में यही सब सवाल घूम रहे थे। भाभी ने फिर बोला, जा रही है क्या प्रधान जी के यहाँ? सुमति बोली, हाँ जा रही हूँ। दोनों बच्चे कहाँ हैं भाभी? सुमति चारों ओर देखते हुए बोली। भाभी बोली, वो वहीं गए हैं। सुमति तैयार हो प्रधान जी के यहाँ पहुँचती है, जहाँ उनका घर फूलों और झालरों से सजा हुआ था। एक और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे, जिसकी खुशबू हर ओर फैल रही थी। बहुत बड़े बड़े घर के लोग आए हुए थे। सभी ने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे। सुमति इन सब में खोई हुई थी। तभी उसकी माँ ने उसे पीछे से आवाज लगाई, सुमति। सुमति का माँ की आवाज पर ध्यान नहीं जाता। माँ पास आके उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, सुमति कहाँ खोई है? कब से बुला रही हूँ। सुमति बोली, हाँ माँ, मैं आपको ही खोज रही थी। माँ ने बोला, चल बहुत काम है। माँ ने सुमति को फलों से भरी टोकरी दी और बोले कि इसे पूजा के पंडाल में रखाना और ध्यान से कुछ गड़बड़ मत करना। सुमति ने टोकरी उठाई और पूजा के पंडाल की तरफ चल दी। ऊपर तक फलों से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। तभी वो किसी से टकरा जाती है और सुमति के हाथ से टोकरी नीचे गिर जाती है और सारे फल बिखर जाते हैं। सुमति बिना उस इंसान को देखे गुस्से से बोलने लगते हैं, आंखें बंद करके चलते हो क्या? दिखता नहीं? बोलते बोलते फल टोकरी में रखने लगती है। वो लड़का जिसे सुमति टकराई थी वो भी फल उठा उठा कर टोकरी में रखने लगा और बोला, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। सुमति चौंक जाती और उसकी तरफ देखने लगती है। ये वही लड़का था जिसे सुमति ने स्कूल से आते समय रास्ते में परेशान किया था। सुमति बुरी तरह से घबरा जाती है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक जाती है। थोड़ी ही देर में प्रधान जी की पत्नी आती है और बोलती है, अनिकेत बेटा तुम यहाँ हो, हमें तुम्हारे पिताजी और माँ से बहुत शिकायत है। वो तो आए ही नहीं, बस तुम्हें अकेले ही भेज दिया। और रास्ते में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रघु ने बताया, गांव की कुछ लड़कियों ने परेशान किया था तुम्हें। सुमति वहां मुंह नीचे करके खड़ी थी। उन्होंने सुमति से पूछा, क्यों रे सुमति, तुझे पता है कौन थी वो लड़कियां? सुमति अब घबराई हुई आंखों से अनिकेत को देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब अनिकेत ने बात काटते हुए बोला, रहने दो चाची जी। सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से तेजी से निकल गई। सुमति वहां से जाते हुए बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। उसने वो फलों की टोकरी पंडाल में रखी और वहां से चली गई। उसे पुष्पा और आशा उसकी दोनों सहेलियां भी दिख गई। सुमति उनके पास पहुंची और बताया कि वो लड़का जिसे हमने रास्ते में परेशान किया था वो यहीं आया हुआ है और प्रधान जी के खास मेहमान भी है। अगर माँ बाबूजी को पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पुष्पा बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेंगे? सुमति बोली, ऐसा करते हैं, जहाँ भी वो शहरी बंदर अकेला दिख जाए उसे माफी मांग लेंगे, फिर वो किसी को नहीं बताएगा। आशा और पुष्पा ने कहा, ठीक है।
सुमति हर जगह अनिकेत को खोजने लगी। उसकी नजर उस समय अनिकेत को ही ढूंढ रही थी। सुमति की नजर मां पर गई। उसने देखा कि ठकुराइन मां से कुछ बात कर रही थी। वो सुमति की तरफ इशारा करके बात कर रही थी। सुमति ने जब ये देखा, उसे लगा कि अनिकेत ने सब कुछ बता दिया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। वो वहां से जाना चाहती थी। वो जैसे ही घर के लिए मुड़ी, तभी माँ ने आवाज लगाई, ओ सुमति, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। सुमति उल्टे पांव वहां से निकलने को सोचा, तभी माँ ने आवाज लगाई, सुमति, ओ सुमति। सुमति अनसुना कर रही थी। तब सामने से बाबूजी आते हुए बोले, क्यों री सुमति, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तेरी माँ तुझे कब से बुला रही है? सुमति ने बोला, बस बाबूजी, मैं जा ही रही थी। सुमति धीरे धीरे डरते हुए माँ के पास पहुंची। माँ ने बोला, ये क्या बोल रही है ठकुराइन? मुझे तो पता ही नहीं। सुमति को लगा अब तो डांट और सजा मिलनी पक्की है। माँ ने बोला, क्यों रे, क्या किया ऐसा तूने जो ठकुराइन ऐसे बोल रही थी? सुमति घबरा कर बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने बोला, अच्छा तो ठकुराइन को कैसे पता चला कि तुझे इतनी सुंदर रंगोली आती है? सुमति को फिर थोड़ा चैन की सांस आई। उसने बोला, रंगोली? आप रंगोली की बात कर रही थी? माँ बोली, तो तूने क्या सोचा? सुमति बोली, कुछ नहीं। माँ ने बोला, जा जल्दी से शाम की पूजा शुरू होने से पहले पंडाल में रंगोली बना दे, रंग वहीं रखे होंगे। सुमति पंडाल की ओर चल दी। वहां पहुंचकर वो बहुत ही सुंदर रंगोली बना रही थी। उसने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई और द्वार पर भी रंगोली बनाने लगी। जब वहां रंगोली बना रही थी, तभी उसने देखा कि कोई उसकी बनाई रंगोली पर चले आ रहा है। सुमति गुस्से में बोले, इतनी सारी जगह है, फिर भी तुम्हें ये रंगोली नहीं दिख रही? जब उसने मुंह ऊपर करके देखा तो अनिकेत खड़ा था। सुमति ने उदासी भरा मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बोले, जानकी मैया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? अनिकेत बोला, सॉरी सॉरी। सुमति को ये सही मौका लगा माफी मांगने का। उसने हाथ जोड़े और बोले, सहरी बाबू, वो जो रास्ते में हमने शरारत की, उसके लिए हमें माफी दे दो। वो क्या है ना, जिसे हमने सोचा था कि आप हो, पर वो आप नहीं हो, और आप हो उसे मैंने सोचा नहीं था कि आप होंगे। अगर हमें पता होता कि आप हो तो वो न समझते जो समझ लिया। अनिकेत थोड़ा असमंजस्य में था। तब सुमति खुद के ही सर पर हल्का सा हाथ मार के बोली, क्या बोल रही है सुमति? अनिकेत ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सुमति बोले, वो हम बस माफी मांग रहे थे। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी। आपको कितनी परेशानी हुई, आपके कपड़े भी गंदे हो गए, उन सब के लिए माफ कर दीजिए और ठकुराइन से कुछ न कहना, नहीं तो वो बाबूजी और माँ पर नाराज हो जाएगी। अनिकेत मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, माफ कर दी। सुमति ये सुनकर खुशी से उछली। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके हाथ में गुलाल से भरी टोकरी है। वो गुलाल हवा में उछल गया। गुलाल बारिश की तरह सुमति और अनिकेत के ऊपर गिर गया। यह देख सुमति चौंक गई, अनिकेत की तरफ देखने लगी। अनिकेत के कपड़ों पर लाल गुलाल लग गया। सुमति घबराहट में अनिकेत के कपड़े अपने हाथ से पोंछने लगी। वो साफ होने के बजाय सुमति के हाथ का गुलाल भी अनिकेत के कपड़ों पर लग गया और वासी सी हो गई। उसे लगा कि अभी तो पहले की गलती की माफी मांगी है और फिर एक गलती और हो गई। अनिकेत बस मुस्कुराते हुए सुमति को देखे जा रहा था। लाल गुलाल सुमति के चेहरे पर किसी श्रृंगार जैसे लग रहा था। सुमति का सादगी भरा चेहरा लाल गुलाल से गुलाब की तरह खिल रहा था। सुमति बोले, कपड़े खराब हो गए, माफ कर देना, मैं आपके कपड़े धो दूंगी। अनिकेत सुमति की सुंदरता पर खोया हुआ था। न तो कुछ सुन रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। सुमति ने फिर बात दोहराई। तब अनिकेत बोला, कोई बात नहीं, आज हम दोनों एक रंग में ही रंगे। सुमति बोली, मैं समझी नहीं। वो बोला, कुछ नहीं। सुमति बोले, आप कपड़े बदल लीजिए और ठकुराइन से कुछ मत कहना। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। प्रधान जी का बेटा प्रधान आता है और अनिकेत को ऐसे रंगा हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ, किसके साथ होली खेली? सुमति डरी हुई अनिकेत के मुंह को देख रही थी। अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं भैया, पैर फिसल गया और रंगोली पर गिर गया। प्रताप हंसने लगा। सुमति वहां से चली जाती है। सभी मेहमानों का नाश्ता शुरू होता है। सुमति और बाकी की लड़कियां
सभी मेहमानों के आगे लड्डू और शरबत देती है। जब अनिकेत के सामने सुमति शरबत रखती है तो अनिकेत बोलता है, शरबत ही है ना, कोई तीखा पानी तो नहीं। सुमति डर से अनिकेत को देखने लगती है। अनिकेत मुस्कुरा देता है। इसी प्रकार नाश्ते का कार्यक्रम होने के बाद शाम की पूजा शुरू होती है। सभी पंडाल में पहुंचते हैं। सभी सुमति के रंगोली की तारीफ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी के मुंह से मंत्र की आवाज शुरू हो जाती है। बीच बीच में शंख बज रहे थे। गांव के सभी छोटे बच्चे प्रसाद लेने की लालसा से द्वार पर ही खड़े थे। सुमति भी सर पर दुपट्टा रखे हुए और हाथ जोड़े हुए बैठी थी। अनिकेत की नजर सुमति पर ही थी। सुमति की सादगी अनिकेत को भा गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद आरती हुई। फिर पंडित जी ने कोई भजन गाने को बोला। तब गांव वालों ने और ठकुराइन जी ने सुमति से बोला भजन के लिए। सुमति भजन गाने के लिए तैयार होती। अनिकेत ये देखकर खुशी से कान खड़े कर लेता है। सुमति भजन गाती है। सुमति जितनी चंचल है उसके गाने में उससे ज्यादा ठहराव था। सभी सुमति के भजन में लीन हो गए। उसकी मधुर आवाज सबके कानों में रंग घोल रही थी। कान्हा जी का भजन गाते हुए सुमति भी उस भजन में खो गई। अनिकेत ये देख और सुन सुमति के प्रति और भी लगाव हो गए। अनिकेत उसे मन ही मन चाहने लगा। उसने अपने मोबाइल से सुमति के बिना जानकारी के बहुत सी फोटो ले ली। भजन समाप्त होने पर प्रधान जी और उसकी पत्नी ने 500 रुपए सुमति को खुशी से दिए और 2 सूट दिखाती हुई ठकुराइन बोली, सुमति इन दोनों में से जो पसंद हो लो। सूट एक सफेद रंग का था और दूसरा पीले रंग का। सुमति बोली, ये पीले वाला सफेद रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही इस रंग का कोई भी कपड़ा मैं पहनती हूँ। सफेद रंग भी कोई रंग होता है? ठकुराइन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है सुमति। सुमति बहुत खुश थी। आज उसे बहुत कुछ मिला था। रात हो जाने पर सुमति माँ, बाबूजी और भाभी के दोनों बच्चों लव और कुश के साथ घर जाने लगते हैं। आने से पहले माँ से बोलते, माँ छोटी ठकुराइन को तो देखा ही नहीं। माँ ने बोला, अब तो रात हो गई, वो अपने परिवार वालों के साथ होगी। सुमति घर के लिए सबके पीछे पीछे चलने लगी। अनिकेत बंगले के बालकनी में खड़ा सुमति को देख रहा था। सुमति बार बार बंगले पर नजर घुमा के देख रही थी, कहीं उसे नई दुल्हन दिख जाए। तब उसकी नजर अनिकेत पर पड़े। अनिकेत उसकी ओर ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सुमति कुछ समझ न सकी। तब अनिकेत ने अपनी जेब से पायल निकाली, सुमति को दिखाने लगा। सुमति ने उसे देखते ही पहचान ली। वो पायल उसकी ही है। उसने अपने पैरों की ओर देखा। एक पैर में पायल थी और दूसरे में नहीं। उसे ध्यान भी नहीं था वो पायल कब निकल गई। सुमति अनिकेत से इशारा करते हुए बोली, वो पायल मेरी है। पर वो तो बस मुस्कुरा रहा था। माँ ने फिर आवाज लगाई, सुमति जल्दी चल, अंधेरा हो रहा है। सुमति बोली, आई माँ। फिर वो माँ के साथ घर चली आई और रास्ते में यही सोच रही थी, उसकी पायल उसके पास कैसे गई। सुमति रास्ते में ये सोचती चल रही थी कि वो पायल पैर से निकल कर अनिकेत के पास कैसे पहुंची। सुमति अपने माँ बाबूजी के साथ घर पहुंची। सब बहुत ही थके हुए थे। घर पहुंचकर सब सोने चले गए, पर सुमति को अभी नींद नहीं आ रही थी, जैसा सामान्य तौर पर होता है। रात होने से पहले अधिकतर इंसान उस दिन में होने वाली सभी घटनाओं को याद करता है। सुमति भी जब आंखें बंद करती है तो उसे अनिकेत कभी उस रास्ते के पानी के गड्ढे में गिरा दिखाई देता है, तो कभी गुलाल से लाल रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। सुमति मुस्कुराते हुए बोली, शहरी बंदर। माँ जो सुमति के पास ही सोती थी, सुमति की आवाज सुन बोली, हम छत पे ना सोए हैं, जो बांदर आएंगे। सपना देखा होगा तूने, सो जा। मच्छरदानी अच्छे से चारों ओर से बंद कर देना, तो मच्छर फिर रात में सोने भी ना देंगे। सुमति माँ को पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। इधर प्रधान जी की हवेली में अनिकेत करवटें ले रहा था। वो बार बार मोबाइल में फोटो जो उसने सुमति के बिना जानकारी के ली थी उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर पायल हाथों में लिए बहुत देर तक सुमति के ख्यालों में खोया रहा। जब उसे नींद नहीं आई तो बालकनी में टहलने लगा। रात के 1:45 बज रहे थे। उसने देखा कि कुछ काम करने वाले
एक ट्रैक्टर पर लाद रहे थे और कुछ सफाई कर रहे थे। हवेली के चारों ओर बहुत ही बल्ब लगे थे, इसीलिए अंधेरे में भी हवेली के बालकनी सब साफ दिख रहा था। जब एक सफाई करने वाला पंडाल में रंगोली को भी साफ करने लगा, तब अनिकेत बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाया, नहीं, इसे साफ मत करो। वो व्यक्ति घबराकर अनिकेत की तरफ देखने लगा। तब अनिकेत ने बोला, ये रंगोली है, मत साफ करो, बाकी सब साफ कर लो। उस व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाते हुए जी साहब बोला और दूसरी ओर सफाई करने लगा। उस व्यक्ति ने बोला, साहब जी, आप शहर से आए हैं? अनिकेत बोला, हाँ काका। तब अनिकेत ने कुछ सोचते हुए बोला, गांव वालों को शहरी लोग पसंद नहीं है क्या? तब उस व्यक्ति ने बोला, नहीं तो साहब जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको हमारे गांव की कोई बात बुरी लगी है क्या? अनिकेत बोला, नहीं, बस रास्ते में मेरा स्वागत कुछ लड़कियों ने बहुत ही अच्छे से कर दिया। सफाई करने वाला बोला, साहब जी, मैं समझा नहीं। अनिकेत हाथ में सुमति की पायल लेकर बोला, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा था। अनिकेत हाथ में सुमति की पायल ले बोला, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वो व्यक्ति असमंजस से में उसे देखने लगा। तब अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं काका। तब काका ने बोला, तो साहब जी, आपका हमारे गांव में स्वागत कैसा लगा? अनिकेत को सोचता है जिससे उसका मुंह खिल जाता है। वो तुरंत काका से बोलते हैं, काका, आपके गांव में सब बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग और वातावरण में बहुत ही अपनापन है। काका मुस्कुराते हुए सब बात सुन रहे थे। अनिकेत अपनी बात जारी रखते हुए और पंडाल की पूजा और उस लड़के का भजन सब बहुत ही आनंद में था। न जाने कौन लड़की थी वो, काका इतना मीठा भजन गा रही थी। तब काका बोले, हाँ, पंडाल में पूजा। ये सुन अनिकेत ने अपने कान खड़े कर लिए सुमति के बारे में सुनने के लिए। तब काका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए और बोले, हाँ, वो पंडाल में पूजा। अनिकेत बड़ी ही बेसब्री से सुमति के बारे में सुनने को बेकरार था। काका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, हाँ हाँ, वो पंडाल में पूजा। अनिकेत बड़ी ही बेसब्री से सुमति के बारे में सुनने को बेकरार था। काका बोले, बहुत अच्छे हैं वो पंडित जी। अनिकेत ने गुस्से और लाचारी वाला मुंह बनाया और बोला, काका, हाँ, पर भजन भी तो बहुत अच्छा था, कितना मीठा था। तब काका बोले, अरे हाँ, वो तो हमारे गांव के कृष्णदास की बेटी सुमति। सुमति का नाम सुन अनिकेत के चेहरे पर एक चमक आ गई। अनिकेत बोला, अच्छा, सुमति नाम है उसका? काका बोले, हाँ, बहुत चंचल है, पूरे गांव वाले उसे बहुत प्यार देते हैं, हमेशा कुछ न कुछ शरारत करती रहती है। इन सब के साथ बहुत ही गुणवान भी है, सिलाई कढ़ाई और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे मंदिर के पुजारी जी उसे हर कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन और आरती गाने के लिए मंदिर बुलाते हैं। बहुत ही प्यारी बेटी है, पढ़ने में भी हमेशा अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आती है। अनिकेत बहुत ही तन्मयता से सुन रहा था। तभी काका ने कुछ ऐसा बोला, अनिकेत की सारी खुशी उदासी में बदल गई। काका ने बोला, उसकी शादी के लिए कोई लड़का देखा है, शहर में अस्पताल में कंपाउंडर है। पर अभी तो वो छोटी है ना काका, इतनी जल्दी शादी? अनिकेत ने उदास होते हुए कहा। काका बोले, साहब, हमारे यहाँ लड़कियों के इतनी उम्र पर ही या रिश्ता अच्छा होते तो इससे भी कम उम्र में शादी कर देते हैं। अनिकेत के चेहरे पर उदासी छा गई। वो अपने कमरे में गया और उदासी से लेट गया। वो मन ही मन सोच रहा था, अब तक सब लड़कियों में से एक ही तो लड़की उसे दिखी जिसे देखकर लगा कि हाँ, यही है वो ड्रीम गर्ल, पर उसकी भी शादी होने वाली है। मैं कर भी क्या सकता हूँ? अभी तो 1 साल है मेरे LLB को पूरा होने में और अभी करियर भी कुछ नहीं है। मैं शादी के लिए अभी सोच भी नहीं सकता, न ही उसे रोक सकता हूँ शादी के लिए। पर मैं सुमति को कभी भी भुला नहीं सकता। वो परेशान होकर तकिया अपने सर पर रखकर आंखें बंद करके लेट गया। उस रात बहुत देर में अनिकेत को नींद आ गई। सुबह भी देर से आंख खुली। प्रताप कमरे में आता है और अनिकेत को जगाते हुए बोलता है, अरे सूरज सर पर चढ़ गया और तू अभी तक सो रहा है? मेरे दोस्त और तुम्हारे बड़े भैया का फोन आया था। साहबजादे माफी मांग रहे थे कि वो ना आ सका, इसलिए छोटे भाई को भेज दिया। सुना है आज शाम को ही निकल रहे हो। अरे कुछ दिन तो रुको, यहाँ हमारा गांव और बाग है,
और यहाँ शीतला माता का मेला भी देख कर जाना, कल लगने वाला है। अनिकेत बोला, नहीं भैया, कल ही शाम को निकलना है पढ़ाई का, बहुत ही लॉस हो रहा है। प्रताप बोला, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता करने के बाद आम का बगीचा घूमने चलेंगे। अनिकेत नहाकर नाश्ता करने के बाद प्रताप के साथ आम के बगीचे की तरफ चल पड़ा। अनिकेत और प्रताप घूमते हुए बात कर रहे थे। अनिकेत बोला, शहर में ऐसे ओरिजिनल हरियाली देखने को नहीं मिलती, बहुत शांति और ताजगी है यहाँ। चारों ओर पक्षियों के चहकने की आवाज और शीतल हवा चल रही थी। अनिकेत ने प्रताप के साथ बहुत सी फोटो ली। वहां से वो लोग खेतों की तरफ चल दी। खेतों में बहुत से मजदूर काम कर रहे थे, उनमें ही सुमति के बाबूजी भी थे। सुमति भी वहां आती है अपने बाबूजी के लिए खाना लेके। वो प्रताप को देखकर दोनों हाथों से प्रणाम करती है और अनिकेत की तरफ भी ऐसे ही प्रणाम करते हैं। अनिकेत सुमति को देखकर मन ही मन सोच रहा था, मेरी ड्रीम गर्ल बन के ही रह जाएगी। प्रताप बोलता है, अरे सुमति, तू आज स्कूल नहीं गई? तब सुमति बोले, छोटे ठाकुर, आज बहुत देर से आँख खुली, इसीलिए देर हो गई। प्रताप ने बोला, सुना है सुमति की शादी करने वाले हो? सुमति के बाबूजी बोले, जी छोटे ठाकुर साहब, सोच तो रहे हैं कि इसी साल करने को। तब प्रताप बोला, ठीक है, अगर किसी चीज़ या पैसों की ज़रूरत हो तो बिना किसी संकोच के बता देना। तब बाबूजी बोले, आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं साहब, आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं। सुमति मुँह नीचा करके सब सुन रही थी। तब छोटे ठाकुर साहब का फोन बजने लगा। वो अनिकेत को बोलते हैं, मैं अभी आया। अनिकेत वहीं खड़ा था। सुमति के बाबूजी ने सुमति से खाना का थैला लिया और खेत में काम करने लग गए। सुमति भी घर जाने के लिए चल दी। तब अनिकेत ने हल्की सी आवाज़ लगाई, सुमति। तब सुमति मुड़ कर देखते हुए बोली, शहरी बाबूजी। अनिकेत बोला, तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वो बोली कि अभी तो 10वीं में ही हूँ। वो बोला, तो अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी जो इतनी जल्दी शादी कर रही हो? वो बोले, क्या करें बाबूजी, शादी के बाद 2 साल बाद गोना होगा, तब हम 12वीं तक तो पढ़ सकते हैं। अनिकेत बोला, फिर आगे की पढ़ाई? सुमति मुस्कुराते हुए बोली, आगे का तो पता नहीं, गांव में इससे बड़ी कक्षा का कॉलेज नहीं है और शहर लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता। अनिकेत बोला, तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना? सुमति चहकते हुए बोली, हाँ बहुत ही, अगर हमें मौका मिला ना तो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे और अपने माँ बाबूजी को हवाई जहाज़ में बिठाएंगे और फिर लव कुश, अरे हमारे भाभी के दोनों बच्चे, जब हम हवाई जहाज़ में बैठेंगे, आस में उड़ रहे होंगे, तो वो नीचे से हाथ हिलाएंगे और वो सीढ़ियाँ होती है ना जो अपने आप ऊपर जाती रहती है, उस पर भी चढ़ाएंगे। अनिकेत सुमति की मासूमियत भरी बातें सुन रहा था। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि सुमति हमेशा खुश रहे, उसके सारे सपने पूरे हो। इतनी मासूम और दिल के साफ लड़की इतनी जल्दी शादी और जिम्मेदारियों से कहीं इसकी मासूमियत खो ना जाए। ये फूल हमेशा खिला रहे, कभी न मुरझाए। सुमति के बाबूजी बोले, क्यों साहब के सर में अपनी बातों से दर्द कर रही है, जा घर जा। सुमति के बाबूजी की बात सुन के अनिकेत बोलता है, नहीं काका, सुमति की बातों से भला किसी का सर दर्द कैसे हो सकता है? ये तो सबका दर्द और गम भी बुला देगी अपनी बातों से। अनिकेत सुमति की आंखों में देखता हुआ बोलता है, इतनी मासूम और मीठी बातें सुनने को मिलती कहाँ है? और मन ही मन बोल रहा था, काश ये पल यहीं रुक जाए, सुमति हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे, मैं उसको देखता रहूं। तब सुमति बोली, शहरी बाबूजी, वो आपके पास हमारी पायल थी ना? मैंने कल से एक ही पैर में पायल पहनी है, हमारी पायल वापस कर दीजिए। अनिकेत बोला, अभी तो वो हवेली में है, जब हवेली जाएंगे तब दे देंगे। सुमति बोली, पर जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो हम दोनों की मुलाकात बार बार होती रहेगी। अनिकेत आश्चर्य से सुमति को देखता है। सुमति हंसते हुए बोले, जब किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उस इंसान से बार बार मुलाकात होती है। अनिकेत हंसता हुआ बोला, ये किसने बोला? सुमति बोली, हमारी सहेली है ना महुआ, उसने बोला था। सुमति ने प्रणाम करते हुए बोला, अब मैं चलती हूँ, वो पायल याद रखिएगा। अनिकेत ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रताप भी अनिकेत के पास आके बोला, अनिकेत भाई,
जल्दी वकालत पढ़ के वकील बन जाओ। हमें तो आए न आए दिन कोई न कोई कानून दाव पेंच मिल ही जाते हैं और हमें समझ में नहीं आते। अनिकेत बोला, हाँ भैया, मैं भी तो जल्दी ही वकील बनना चाहता हूँ। अनिकेत और प्रताप घर वापस चले जाते हैं। ठकुराइन खाना खाने को बोलती है। अनिकेत के आगे बहुत से पकवान थे। अनिकेत ने थोड़ा ही खाया। प्रताप ने पूछा, खाना पसंद नहीं आया? वो बोला, नहीं, सब अच्छा है, मैंने बहुत खा लिया, अब भूख नहीं है। ठकुराइन बोली, ये आजकल के बच्चे चिड़िया के जैसे खाते हैं। शाम को अनिकेत के निकलने के समय ठकुराइन ने बहुत सी मिठाइयाँ, फल और उपहार अनिकेत के कार में रखवा देती है। अनिकेत बहुत मना करता है, पर फिर भी वो उनकी एक भी नहीं सुनती। अनिकेत ने उनके पैर छुए और कार से शहर की ओर निकल गए। वहाँ से निकलते समय उन्हें बार बार सुमति का ध्यान आ रहा था। सुमति का वो मासूम सा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रास्ते में कोई भी लड़की दिखती तो वो अनिकेत को सुमति जैसी ही लगती। रास्ते में सुमति की सहेलियों को स्कूल से आते देख अनिकेत को ध्यान आया कि सुमति की पायल उन्होंने वापस ही नहीं करी। कार रोककर सुमति की सहेलियों के पास उनकी पायल देने लगा। फिर सुमति की बात ध्यान में आई कि अगर किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उससे दोबारा मिलना जरूर होता है। कहने को तो ये अंधविश्वास था, ऐसा हो ये जरूरी नहीं, पर न जाने क्यों अनिकेत को इस पर विश्वास करने का मन कर रहा था। वो ऐसी कोई भी गुंजाइश जो उन्हें सुमति से मिलवा सके छोड़ना नहीं चाहते थे। सुमति अपनी भाभी के साथ घर के काम कराने में लगी थी। तब भाभी की नज़र सुमति के पैर पर गई। सुमति के एक पैर में पायल थी, एक में नहीं। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्यों री सुमति, ये कौन सा नया फैशन है, एक पैर में पायल और एक पैर में नहीं। सुमति को याद आता है उसकी पायल तो अनिकेत के पास है। वो हवेली पहुंचती है जहां उसे पता चला कि अनिकेत तो शहर के लिए निकली हुए बहुत देर हो गई है। सुमति घर आई पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था अनिकेत के जाने से उसका मन क्यों दुखी है। मन ही मन वो उदास थी और अपनी पहनी हुई पायल भी निकाल कर अपने संदूक में रख दिया। अगले दिन अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में पड़ोस की ममता बुआ हाथ में एक गठरी लिए आ गई। सुमति उन्हें देखकर बोली, क्या बात है बुआ, आज कैसे कपड़े वपड़े लेकर हमारे पास आई हो? ममता बोली, तेरे रमन चाचा के यहाँ मधु की शादी की रस्म शुरू हो गई है, इसीलिए भाभी ने बोला है विधवा को शुभ कार्य से दूर रहना चाहिए। मैं वहाँ ऐसे मौकों और रस्मों में रहती तो अशुभ माना जाता, तो मैं यहाँ रहने आ गई कुछ दिनों के लिए। सुमति आश्चर्य बड़ी नज़र से ममता को देख रही थी। वो बोली, बुआ आप उसके परिवार का हिस्सा हो, आप अशुभ कैसे होगे? मधु भी चाहती होगी उसकी बुआ उसके साथ रहे, ये तो बिल्कुल गलत है ना। आपको किस बात की सजा दे रहे हैं वो लोग? आप इंसानों कोई कूड़ा करकट नहीं जो आपको ऐसे दूर कर रहे हैं। बुआ मुस्कुराते हुए बोले, तू नहीं समझेगी सुमति। माँ ने तेज आवाज में बोला, ये नियम बड़ों ने बनाया है, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, तू तो परंपरा को ही गलत बोलने लगी। सुमति कुछ बोलने की हुई, तभी ममता बुआ कुछ नया बोलने का इशारा किया और बोली, रहने दो भाभी, सुमति अभी बच्ची ही तो है। जा सुमति, तुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। सुमति गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। सुमति घर आती है तो बाबूजी बोले, कल वो लड़का और उसके परिवार से के कुछ लोग आ रहे हैं सुमति को देखने, सब तैयारी कर लेना। माँ बोली, सुमति तुम भी अपने हाथ के बने थाली पोस और बाकी का सामान निकाल कर कमरा सजा देना और कल जरा जल्दी से उठ जाना और नहा के भाभी से अच्छे से तैयार हो जाना। कल स्कूल नहीं जाना है तुम्हें और कोई नया बहाना नहीं, समझे? सुमति को यह सब कुछ बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन भगवान से मना कर रही थी, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी शादी अभी न हो। दूसरी ओर अनिकेत पूरे रास्ते सुमति के बारे में सोचता रहता है। घर पहुंचकर भी उसे सुमति का ही ध्यान आता है। रात को उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात में ही पेंटिंग बोर्ड के रंगों से खेलते हुए और मन में सुमति की तस्वीर लिए हुए सुमति की बहुत ही प्यारी पेंटिंग बना देता है और उसे देखकर महसूस होता है कि सुमति उसके पास खड़ी है। अगले दिन सुबह 5 बजे माँ सुमति को आवाज़ लगाने लगती है।
सुमति बोर हो गया, जल्दी से उठकर भाभी को काम करवा दे, सारा सामान अच्छे से लगा देना, और हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, ममता बुआ से दूर रहना आज, और पड़ोस की चाची से उसके नाश्ते के लिए डिजाइन वाले बर्तन ले आना, बाद में धो के वापस दे देंगे। सुमति आंखें बंद करके सारी बातें सुनकर भी अनसुना कर रही थी। तब दोबारा माँ ने बोला, देख सुमति, अब मुझे दोबारा न बोलना पड़े, ये ध्यान रखना। सुमति मुँह बनाते हुए उठती है और बड़बड़ाती हुई बोलती है, कहीं का राजकुमार है क्या जो इतनी तैयारी करनी पड़ रही है। माँ भी ना बिल्कुल पागल हो गई है। वो घर की सफाई करके सारा सामान लगा देती है, फिर नहाकर भाभी जी के साथ खाना बनाने लगती है। सुमति के हाथ के बनाए हुए खाने की स्वाद की तारीफ हर कोई करता था। सब कुछ बना के सुमति तैयार होने के लिए चली गई। सुमति के लिए माँ ने बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी निकाल कर रखी थी। सुमति की भाभी ने सुमति को बहुत अच्छे से तैयार किया। सुमति के खूब लंबे बाल, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, ये सब सुमति की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। माँ ने जब सुमति को ऐसे देखा तो काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नज़र न लग जाए हमारी सुमति को। सुमति को समझाते हुए माँ सुमति से बोल रही थी, ज़्यादा बोलना नहीं उनके सामने, जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब देना। चल के दिखाने को बोले तो आराम से चलना, उछलने कूदने मत लग जाना, और जो भी उनके सामने खाने के लिए रखा है बोल देना कि तूने बनाया है। सुमति मुँह नीचे करके सब सुन रही थी। तब माँ ने बोला, तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तब सुमति मुँह ऊपर करके बोले, मुझे भूख लगी है, सुबह से बस काम कर रही हूँ, अब सजा कर बैठा दिया है, खाना खाना है मुझे। सुमति की माँ बोलती है, हे जानकी मैया, इसे मैं इतनी देर से समझा रही हूँ और इसका दिमाग खाने पर है। भाभी से खाना देने को बोलकर खुद वहाँ से बाकी की तैयारियाँ देखने लगी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं। उन सबका स्वागत कर बाबूजी उनको बैठक में बैठा देते हैं। लड़के की माँ, पिताजी और उसकी छोटी बहन और एक दोस्त आता है साथ। उन सब की आवभक्त में सब लग जाते हैं। गांव की लड़कियां और सुमति की सहेलियां दरवाजे पर खड़ी हो सब देख रही थी। तब सुमति को बुलाने के लिए लड़के की माँ बोलती है, आशा और भाभी सुमति को लेके आती है। सुमति को सामने एक कुर्सी पर बैठा देती है। अब उसकी नज़र सुमति को देखने लगी। माँ ने पूछा, खाना बना लेती हो? वो हाँ में गर्दन हिलाती है। आज ये सब जो नाश्ते की चीज़ें हैं ये सब तुमने बनाई है? तुम्हारी माँ बोल रही थी। सुमति ने एक नज़र नाश्ते की ओर घुमाई और बोली, ये सब मैंने बनाया है, समोसे, पकौड़ी, हलवा, ये मिठाई और ये नमकीन और बिस्कुट। वहाँ खड़ी सुमति की माँ सुमति को आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं बहन जी, नमकीन और बिस्कुट तो दुकान के हैं। सुमति के ऐसे जवाब से लड़के की माँ सुमति को घूरने लगती है। अनिल की माँ आगे बात बढ़ाते हुए सुमति से बोले, बुनाई आती है? हमारे यहाँ सबको हाथ के बुने हुए जर्सी पसंद है। सुमति बोली, हाँ हमारे भी तो यहाँ हाथ से बने हुए भी पहनते हैं, पैर से बने हुए नहीं पहनते। अनिल की माँ और अनिल एक दूसरे का मुँह देखने लगे। वो फिर बोले, चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ। सुमति फिर जवाब देती है, हाँ जी, और आग भी बहुत अच्छे से लगाते हैं। अनिल की माँ के मुँह से आश्चर्य भरा शब्द निकलता, क्या आग लगाती हो? सुमति बोले, हाँ चूल्हे में। वो बोली, लड़की तो तेज है। सुमति की माँ बोली, अनिल बेटा तुम्हें कुछ पूछना है? पूछना हो तो पूछ ले। अनिल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ बोला, पिताजी के जाने के बाद मेरे लिए मेरी माँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी मेरी माँ की खूब सेवा करे, उन्हें कुछ काम न करने दे, जैसे वो बोले वैसे ही रहे। तो सुमति तुम्हें हाथ पैर दबाना तो आता है ना? हर रोज़ काम के बाद मेरी माँ के हाथ पैर दबाने होंगे। सुमति ये सब सुन अंदर ही अंदर गुस्से में कुड़ रही थी। उसका मन हुआ कि वहाँ से चली जाए या बहुत तेज चिल्ला दे और बोल दे, नहीं करनी शादी मुझे। अनिल ने दोबारा पूछा, कर लोगी ना सब? सुमति की माँ सुमति को घूरते हुए उत्तर देने के लिए इशारा किया। तब सुमति ने बोला, जी हम सब कर लेंगे, पैर दबा देंगे, हाथ दबा देंगे और गला भी दबा लेंगे। इतना सुन अनिल की माँ अपने गले को छूते हुए बोली, हाय राम, मेरा गला दबाएगी? सुमति बोले, अरे नहीं नहीं, सर दबाने को बोला था।
हाँ सर। सुमति की माँ ने अनिल और उसकी माँ से बोला, आप लोग भोजन कर लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा है। इतना बोल वो आशा और भाभी को इशारा करते हुए बोली कि इसे अंदर ले जाए। सुमति छट से उठती है, मानो उसे एक कैद से आज़ादी मिल गई हो। जैसे ही वो घर में गई, माँ आके उसके कान मरोड़ के पूछती है, क्यों रे, क्या अनाप शनाप बके जा रही थी? सुमति दर्द से चिल्लाते हुए बोली, माँ क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है, कान छोड़ो ना। माँ अपने डांट जारी रखते हुए बोली, देख सुमति, अगर इस रिश्ते में कोई भी बाधा आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोल देती हूँ। सुमति मुँह बनाते हुए आशा से बोले, क्यों आशा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? उनके जब सवाल ही अनाप शनाप होंगे तो मैं जवाब और कैसे देती, बताओ तो जरा। आशा मुस्कुराते हुए बोले, कुछ भी बोल, लड़का देखने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल महुआ चैनल का पवन कुमार। सुमति बोली, हाँ तो तेरी करा देती हूँ सर। दोनों सहेलियों में इसी तरह मजाक चल रही थी। तभी भाभी ने आवाज लगाई, सुमति चल, तुझे अनिल की माँ बुला रही है। सुमति ने बोला, अब क्या रह गया पूछने को। आशा सुमति को लेके अनिल की माँ के पास गई। उन्होंने सुमति के सर पर हाथ फेरा और 501 रुपये देते हुए बोले, अब कमर कस लो, मैं तुम्हारी सास बनने वाली हूँ। सुमति आश्चर्य और उदासी से उन्हें देखने लगी। तब वो तुनकर बोले, घर वालों और बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? सुमति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसकी भाभी इशारा कर पैर छूने को बोलती है। सुमति पैर छूती है तो वो बोले, संस्कार की कमी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। भाभी बोले, अभी छोटी है, मैं सिखा दूंगी। सुमति दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सुमति के बाबूजी और माँ, भाभी जी, सब लोगों ने मेहमानबाजी और विदाई बहुत अच्छे से पूरी की। सबके जाने के बाद सुमति की माँ सुमति के पास आकर उसे गले लगाते हुए और आंखों में आंसू लिए बोली, बिटिया अब तुम पराई हो जाएगी, बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। सुमति उदासी से बोली, माँ तुम भी तो यही चाहती थी ने? नहीं बेटिया, कौन माँ अपने बच्चों से अलग होना चाहती, ये तो समाज की रीत है, कोई चाहे या न चाहे यह तो निभाना ही पड़ता है। सुमति उस रात ठीक से न सो सकी। उसका मन शादी करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो पूरी रात इसे टालने के लिए उपाय सोचने लगी, पर कुछ भी हल न निकला। अगले दिन सुमति स्कूल के लिए तैयार होने लगी। भाभी ने बोला, अब कम कर स्कूल जाना, घर का काम कब सीखेगी? सुमति बिना कुछ बोले तैयार हो रही थी। भाभी उसे सुनाई ही जा रही थी, न जाने कहाँ की कलेक्टर नहीं बनेगी। सुमति के बाबूजी के खांसने की आवाज़ आती है। भाभी अपना घूंघट आगे करते हुए रसोई में चली जाती है। बाबूजी सुमति के हाथ में मोबाइल देते हुए बोले, जरा अपने भैया को फोन लगा दे, शादी की तैयारियों के लिए पूछ लो कैसे करनी है। ले दे के ये घर बचा है, नहीं तो इसी को गिरवी रख के मुनीम से उधार रुपए लेने पड़ेंगे। सुमति का मन ये सब सुन बहुत ही दुखी हो रहा था। सुमति अपने भैया को फोन लगाकर बाबूजी को पकड़ा के स्कूल के लिए चली जाती है। उस दिन सुमति का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। उसे बस बाबूजी की बातें याद आ रही थी। बाबूजी की मजबूरी देख उसका मन विचलित हो रहा था। उस दिन से सुमति बहुत ही उदास रहने लगी। न तो बगीचे में आम तोड़ने जाती और न ही पानी पूरी का स्वाद आता था उसे। बाबूजी और माँ ने पंडित जी को बुलाकर शादी का शुभ मुहूर्त तय करवा के और रोके का समय पूछा। पंडित जी अपनी पोथी बना उलट पलट कर 4 महीने बाद शादी का और 10 दिन बाद रोके का समय निश्चित किया। जैसे जैसे शादी का समय पास आ रहा था, सुमति की उदासी और चिंता बढ़ती जा रही थी। घर में हर रोज शादी की तैयारियों की बात चलती रहती, क्या देना है क्या लेना है। बाबूजी में अक्सर इन बातों में बहस भी छिड़ जाती। बाबूजी ने सुमति से बोला, अपने भैया को फोन लगा के बोल दो कि रोके करने के लिए आ जाए और शहर से ये सब सामान भी लेते आए। सुमति की तरफ बाबूजी ने एक लिस्ट देते हुए बोला। सुमति ने भैया को फोन कर सारी बात बता दी। अगले दिन मुकेश भैया भी आ गए। लव कुछ देखते ही उन्हें खुशी से गले लग गए। मुकेश ने माँ बाबूजी के पैर छुए। सुमति उनके लिए पानी और मीठा ले आई। बाबूजी के साथ मिल मुकेश ने रोके की तैयारियां कर ली। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। सब लोग अनिल के घर जाने के लिए तैयार थे। लव कुश को भाभी ने अच्छे से तैयार कर दिया।
पंडित जी से तिलक करा के सब लोग उनके घर के लिए चल दिए। घर आते समय अंधेरा हो गया। जैसे ही वो घर पहुंचे, माँ और बाबी सब कुछ जानने के लिए उत्साहित थे। बाबूजी ने बताया सब अच्छा था। उन्होंने कुछ और सामान बताया है और बोला है कि शादी में देना। भैया ने बोला मैं शहर जाके पैसों का इंतजाम करता हूँ, पर बाबूजी ज़्यादा तो नहीं हो सकेगा। बाबूजी बोले कोई बात नहीं बेटा, प्रधान से बात करके देखते हैं, कुछ मदद कर देंगे तो। मुकेश अगले दिन शहर के लिए निकल गए। बाबूजी भी पैसों का इंतजाम में लग गए। भाभी ने भी सास का बक्सा और सुमति को देने के सामान की तैयारियां करने लगी। बहुत कोशिश करने पर भी पैसों का इंतजाम न होने के कारण बाबूजी ने घर को गिरवी रखकर रुपयों का इंतजाम करने को सोचा। सुमति को जब इस बात का पता लगा तो उसने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सुमति के सारे प्रयास असफल रहे। शादी का दिन आया। घर के आंगन में मंडप तैयार हुआ। सुमति को पीली साड़ी में तैयार किया। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद एक एक कर सारी रस्में पूरी होने लगी और शादी का दिन भी आ गया। सुमति हर समय मेहमानों से घिरी रहती। रस्में होने के बाद सुमति थोड़ी शांति के लिए छत पर चली गई। पड़ोस की छत पर उसे ममता बुआ दिखाई दी। वो उनसे बोले, अरे ओ ममता बुआ, तुम क्यों नहीं आई आज हल्दी की रस्म में? बुआ होके भी नहीं आई। वो बोले, बिटिया हम लोगों की परछाई भी अशुभ है, मैं नहीं आ सकती। सुमति बोले, देख लो बुआ, हमारे आगे ये सब बहाना न चलेगा, आना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं आई न तो ये सुमति भी कसम खाती है कभी तुम्हारी चौखट पे पैर न रखूंगी, इसलिए शादी में आ जाना जरूर। शादी के दिन चारों ओर चहल पहल हो रही थी। घर में मेहमानों का आना लगा हुआ था। कभी हलवाई पूछता कि तेल कहाँ है, तो कभी सजावट वाला फूल को पूछता। घर की लाइट कभी आती कभी जाती। बाहर से जनरेटर की आवाज़ आती। घर में मेहमान आते और डाल के लिए और सुमति के लिए साड़ी और रुपए देते। बुआ का लड़का सभी का नाम और उसके रुपए एक कॉपी में लिख रहा था। मंडप में सुमति और के साथ कुछ और लड़कियों को बिठा वहीं बुआ जी ने चूल्हे पर दाल भात बनाया और उसे सुमति और बाकी की लड़कियों को परोसा गया। सुमति नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये क्या है मरीजों वाला खाना? बुआ बोली, ये रस्म है, ये पूजा की है, खा लो। और भी तो लड़कियां खा रही है ना? पुष्पा भी उनमें ही बैठी थी। वो बोले, हाँ अब खा लेते हैं, शाम को शादी में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सुमति के चेहरे पे खुशी आ गई। हाँ पुष्पा, शाम को तो पानी पूरी भी मिलेगी। सुमति बुआ बोली, नहीं सुमति, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बस यही खाना है, और इसके बाद जब तक सिंदूर नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं खाना है। सुमति चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बात हुई, हम क्यों रहे भूखे ये मरीजों वाला खाना खा के? क्या लड़का भी होगा भूखा? नहीं ना, तो हम क्यों रहे भूखे? बुआ बोले, ज्यादा मुंह न चलाओ, नहीं तो सास से रोज ताने मिलेंगे। चुपचाप खा लो, नहीं तो रहने दो। बुआ आगे की थाली खींचते हुए बोली। सुमति बुआ को रोकते हुए बोले, नहीं बुआ, रहने दो, हम खा लेंगे, आगे तो भूखा ही रहना है। बिना मन के सुमति ने वो खाया। सुमति छत पर जाने लगी। अपनी सहेलियों के साथ बुआ ने बोला, अब कहाँ जा रही है? बुआ, धूप में थोड़ी सर्दी लग रही है। बुआ बोली, ठीक है, छुरा पास में रख लेना। सुमति ने हाँ में गर्दन हिला दी। छत पर जा सुमति बोली, देख आशा पुष्पा, भूख तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, और इतना फीका खाना मुँह खराब हो गया। तुम जाओ और जल्दी से नजर बचा के पानी पूरी ले आ। आशा बोली, लाने को तो ला देंगे सुमति, पर तेरी बुआ उसकी डांट बहुत तेज होती है। सुमति बोली, तू लेके तो आ और तीखा बनवाना। जैसे ही लाए सबसे नजर छुपा के वो जो अलग कमरा है ना जिसमें हमें उन दिनों में रहना पड़ता है, वहां से आना। शादी के लिए सभी कमरों की अच्छे से सफाई हुई है तो हम वहां जा सकते हैं, समझे? अब जाओ और याद रखना तीखा होना चाहिए। पुष्पा और आशा दोनों सुमति के कहने से चली गई। सुमति बेचैनी से इंतजार करने लगी। पानी पूरी याद करके ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। थोड़ी ही देर में आशा पुष्पा दोनों आ जाती है।
सुमति उनके हाथ की ओर देखती। पुष्पा के हाथ में थैला और आशा के हाथ में लोटा, और वो कमरे की ओर इशारा करती है। सबसे नजर बचा के कमरे में जाती है। सुमति अंदर आ छड़ से कमरा बंद कर लेती है। अपनी दोनों सहेलियों को थोड़ा सा दे खुद सारा लेकर एक एक मुंह में रखती जाती है। तीखा होने से उसकी आंखों से पानी आने लगता है, फिर भी वो खाती रहती है। जब सब खत्म हुआ तब भी मिर्ची के कारण सुमति की आंखों में पानी आ रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुमति ने जल्दी से सब साफ कर लोटा छुपा दिया और किवाड़ खोला तो सामने माँ खड़ी थी। सुमति को देखकर माँ का चेहरा उदास हो गया, आंखों में पानी आ गया और छट से सुमति को गले लगा लिया और रोने लगी। सुमति को कुछ समझ में ना आ रहा था। अब भाभी और बुआ भी आ गए। बुआ बोली, सुमति की माँ, अभी कौन सा विदाई हो रही है जो इतना रो रही है? माँ सिसकते हुए बोली, देखो ना जीजी, ये यहाँ सबसे छुप कर अकेले रोई जा रही है। क्या हाल बना लिया है। रो के पूरा मुँह लाल हो गया, आंखें भी रो रो के सूज गई है। पीछे से पुष्पा और आशा दोनों मुँह दबाए हंसे जा रही थी। बुआ बोली, हमारी सुमति सियानी हो गई है। सुमति कुछ न बोल रही थी, उसे अपनी चोरी ना पकड़ी जाए इसी का तो डर था। भाभी बोली, चलो यहाँ कहाँ आ गए सब, आंगन में चलो, वहीं सब बैठेंगे। मौका देख पुष्पा और आशा वहां से निकल गए। शाम को सुमति की गांव की सरोज दीदी आई सजाने के लिए। गांव की अक्सर लड़कियों को सरोज दीदी ही सजाती थी। सुमति को उन्होंने शांत बैठने को बोला, पर चुलबुली सुमति कहाँ शांत बैठने वाली थी। सरोज ने बोला, देख सुमति, अगर तू शांत नहीं बैठेगी ना तो मैं अपना काम बिल्कुल भी न कर सकूंगी और चाची से भी बोल दूंगी। सुमति बोली, नहीं दीदी, अब हम बिल्कुल शांत रहेंगे, माँ से कुछ मत कहना। थोड़ी ही देर में सुमति को सरोज सीता मैया की तरह बहुत ही सुंदर से संवार देती है। सुंदर सी सुमति अब और भी सुंदर लगने लगी। बुआ ने जैसे ही सुमति को देखा काजल का टिक्का लगा बोली, नजर न लग जाए मेरी बिटिया रानी को। सुमति बोली, बुआ ये सब बहुत भारी है, कुछ इनमें से कम कर दो। बुआ बोली, चुप कर, सब दुल्हन ऐसी ही तैयार होती है। बारात गांव में आने की खबर मिले, सब लोगों की भागदौड़ और तेज हो गई। द्वार पूजा की सारी तैयारियां शुरू होने लगी। पूजा की थाली, फूल, फल, माला सब कुछ देख देख कर तैयार कर रही थी। द्वार पर बारात आने के बाद द्वार पूजा की रस्म शुरू हुई। सभी लोग दूल्हे को देखने लगे। सुमति कमरे में अकेली थी, वो इधर उधर कमरे में टहल रही थी। तभी ममता बुआ कमरे में आ गई। सुमति उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई और गले लग गए। ममता बुआ सुमति के हाथ में 50 रुपए देते हुए बोले, खुश रहे बिटिया। सुमति ने रुपए देख वापस बुआ के हाथ में रखते हुए बोले, ये क्या कर रही हो बुआ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बुआ बोली, बिटिया ये तो मेरा प्यार है, अब हम जाते हैं, गांव की किसी औरत ने देख ले तो मुसीबत हो जाएगी। सुमति गुस्से में बोली, क्यों होगी मुसीबत, कोई कुछ बोल के तो देखे, फिर मैं उसे देख लूंगी। बुआ बोली, तू अभी नादान है, तुझे कुछ भी नहीं पता, चल मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर बुआ कमरे से निकल गए। तभी भाभी अंदर आई और बोले, ये ममता जीजी आई थी क्या? सुमति बोली, नहीं तो भाभी कोई नहीं आया। भाभी बोली, तो कोई सफेद साड़ी में 100 लोडे। सुमति बात बदलते हुए बोली, क्या बात है भाभी, तुम तो आज गजब लग रही हो, भैया तो आज तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे। सुमति की बात सुन भाभी शर्मा गई और बोली, सुंदर तो मैं हूं ही, बस समय नहीं मिलता सजने संवरने का, इसीलिए ऐसी दिखती हूँ। द्वार पूजा के बाद सारे बाराती खाना खाने चले गए। अनिल के भूपा जी हर जगह कमी निकाल रहे थे। खाना ठंडा था, नाश्ता अच्छा नहीं है, हमारा स्वागत ठीक नहीं हुआ। सुमति के बाबूजी हर जगह हाथ जोड़े खड़े, बात बात पर और बिना गलती के माफी मांग रहे थे। जयमाला की रस्म शुरू हुई। सुमति को पुष्पा और आशा स्टेज की तरफ ले जा रही थी, जहां अनिल पहले से ही खड़ा था। सुमति स्टेज पर पहुंची, पहले माला सुमति को डालने को बोला तो अनिल के दोस्तों ने उसे गोद में उठा लिया और सुमति को चढ़ाने लगे। सुमति मन ही मन सोच रही थी, मन तो करता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाऊं, पर माँ बाबूजी का ख्याल आ जाता है। सुमति जय माला के लिए डली कुर्सी पर चढ़ी और छठ से माला डाल दी। वहां सब ये देखकर चकित रह गए। सुमति मुँह नीचे कर खड़ी हो गई। तब अनिल ने सुमति को माला पहनाई। इसी तरह सुगुन की रस्में पूरी हुई। सभी बारातियों से
बाबूजी खाने के लिए पूछ रहे थे। सभी बारातियों से बाबूजी खाना खाने के लिए पूछ रहे थे। सबके खा लेने के बाद बाबूजी घर आके बोले, शादी की सब तैयारियां हो गई, अनिल आ रहे हैं। सुमति ने बाबूजी को देख पूछा, बाबूजी आपने खाना खाया? बाबूजी बोले, नहीं बेटिया, मैं और तेरी माँ कन्यादान के बाद खाएंगे। सुमति बोली, मेरी वजह से आप दोनों को भूखा रहना पड़ रहा है। शादी के लिए मंडप में अनिल आ गया। सुमति को शादी के लिए आंगन में बुलाया गया। सुमति पीली साड़ी और ससुराल के दिए गहने पहनकर तैयार हुई। सुमति के लंबे बाल आगे करे हुए पीली साड़ी में सीता माता जैसी लग रही थी। एक लाल चुनरी से सुमति का लंबा सा घूंघट कर आंगन में ले आए और शादी के मंत्र शुरू हुए। जैसे जैसे बोला जा रहा था सुमति वैसे वैसे कर रही थी। पंडित जी एक एक कर 7 वचन बोलने लगे और सुमति को फिर लड़के को दोहराने को बोला। सिंदूरा दान शुरू हुआ। खूबसूरत सिंदूरा से सुमति की मांग अनिल ने भरी। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। वहां खड़ी बुआ, भाभी, माँ, बाबूजी सबकी आंखें नम हो गई। सुमति अब सुहागन हो गई। शादी की सभी रस्में पूरी होने लगी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद पंडित जी सुमति को समझाने लगे, अब ये सिंदूरा तुम्हारा है, इसके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके भी अपने ही नियम है, ध्यान से रखना। सिंदूरा वहीं रहेगा जहां तुम रहोगे। ये तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारे पति। इसका लाल रंग कभी भी कम न हो और न ही इसमें सिंदूर समाप्त होना चाहिए। सुमति सारे नियम ध्यान से सुन रही थी। शादी के बाद दोनों नव जोड़ों सबका आशीर्वाद लेने लगे। सब दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा सिंदूरा की चमक कभी कम न हो। अब बारातियों के विदाई का समय था। सुमति का तो गोना शादी के 2 साल बाद बोला था, इसीलिए सभी बारातियों को ही विदा करना था। सुमति के बाबूजी और मुकेश ने मिलकर सभी मेहमानों का बहुत अच्छे से कपड़े, रुपए, मिठाई दे के विदाई कर। दहेज का सामान और जेवर अनिल और उसकी मां को सौंप के सारा सामान ध्यान से भिजवाने लगे। सुमति की सास सुमति से मिलने गए। सुमति ने उसके पैर छुए और बोले, इन 2 सालों में सारा घर का काम अच्छे से सीख लेना। अब शादी हो गई, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझ लेना। अपना सिंदूरा की कोई कमी न हो, समझी? सुमति ने हाँ में सर हिला दिया। सभी बारातियों के साथ अनिल और सुमति की सास भी चले गए। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी चले गए। पूरा घर सुनना हो गया। सुमति काफी दिनों की छुट्टी के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। माँ ने सुमति को बोला, सुमति सिंदूरा में से सिंदूर लगा लेना, पूर्व की ओर मुँह करके लगाना। सुमति सिंदूर लगाते। अक्सर सिंदूर लगाते समय उसके कपड़े भी सिंदूर से रंग जाते। धीरे धीरे सुमति ने सब सीख लिया। भैया और बाबूजी कर्ज उतारने की कोशिश में बहुत मेहनत करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सुमति की शादी को 1 साल हो गया। बाबूजी की तबीयत अधिक काम करने के कारण खराब हो रही थी। सुमति ने कई बार मना किया काम करने को, पर घर गिरवी रखा था, उसे भी देखना था। इस मुसीबत के समय में और मुसीबत आ गई जब पता चला कि मुकेश फैक्ट्री में काम करते हुए हाथ में चोट लग गई और सीधी हाथ की तर्जनी उंगली कटकर अलग हो गई। जब घर में फोन आया, सुमति ने फोन उठाया तो मुकेश के दोस्त का फोन था। उन्होंने बताया कि मशीन में मुकेश का हाथ आ गया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। हम उन्हें अस्पताल ले आए हैं, आप अपने यहाँ से किसी को भी भेज दें। यह खबर सुन माँ बाबूजी बेचैन हो उठे। भाभी तो ये सुनते ही बेहोश हो गई। सुमति सभी को संभालते हुए भाभी के मुंह पर बार बार पानी की छींटे दे रही थी, उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर बाद सभी शांत हुए। सुमति बोली, बाबूजी भाभी जी के साथ आप शहर चले जाए। भाभी भैया को देखेगी तो शायद उन्हें तसल्ली मिले। माँ ने बोला, अपनी भाभी को जाने के लिए तैयार कर दे। भाभी ने जाने की तैयारी कर ली। बाबूजी ने जितने रुपए इकट्ठे किए उसमें से कुछ रुपए लेकर शहर के लिए चल दी। घर में सुमति, माँ और दोनों बच्चे थे। अगले दिन बाबूजी ने पड़ोसी के मोबाइल पर फोन करके बताया कि 2 दिन के बाद आना होगा और मुकेश को साथ लेके आएंगे और सब ठीक है। 2 दिन बाद वो लोग घर आ गए। बाबूजी बोले, अभी मुकेश को आराम के लिए बोला है, इन सब में बहुत खर्चा हो गया था। करीब 15 दिन बाद
मुकेश के ठीक होने पर वो दोबारा से नौकरी के लिए शहर चले गए। इसी बीच कई बार मुनीम के यहाँ का आदमी रुपए मांगने आता रहता था। देखते ही देखते गोने का समय भी आ गया था। पंडित जी ने 14 दिन बाद मुहूर्त निकाला। घर में सब गोने की तैयारी में लग गए। बाबूजी रुपए की कमी से बहुत परेशान थे। सुमति ने भी अपने आगे की पढ़ाई और कुछ बनने की इच्छा को मन के किसी कोने में दबा दी और गोने की तैयारियां में लग गए। गोने को 2 दिन रह गए थे कि अगले दिन मुकेश भैया आने वाले थे। बाबूजी के पास मुकेश का फोन आया और उन्होंने बताया कि एक गांव में बहुत बड़ा कैंप लगा था। डॉक्टरों के साथ अमित भी गया था। अचानक किसी अफवाह से भगदड़ मच गई, जिससे टेंट टूट गया और कई लोग उसके अंदर दब कर मर गए। अमित भी उसमें ही था। टेंट में लगा हुआ लोहे का डंडा सर पर लग गया और गहरी चोट होने और खून ज्यादा बहने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। इतना सुनते ही बाबूजी धम से जमीन पर गिर गए। मां सुमती और भाभी घबराते हुए बाबूजी को हिलाकर पूछ रही थी। बाबूजी तो पत्थर से बन गए। बार बार मां बोले जा रही थी, ए सुमती के बाबूजी, क्या हुआ? कुछ बताओ, मुकेश ठीक है ना? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। बाबूजी ने रोते हुए सारी बात बताई। माँ ये सुनकर सर पकड़ के बैठ गई। सुमती को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया उसके साथ। घर में मातम छा गया। सब बहुत तेज तेज रोने लगे। गांव के लोग भी आ गए। थोड़ी ही देर में गांव की औरतों ने सुमती के हाथ की चूड़ियां तोड़ के निकाल दी और सिंदूर भी पहुंच के साफ कर दी। सब बोल रहे थे कि सुमती बहुत ही अभागन है, इसकी किस्मत तो फूट गई है, जवानी में ही विधवा हो गई। अमित के घर से एक आदमी आया और सिंदूरा मांगा। माँ सिंदूरा देते हुए बोले, न जाने किसकी नजर लग गई सिंदूरा को, सारा रंग बेरंग हो गया। सुमती बहुत ही शांत रहने लगी। न ठीक से खाती और न ही सोती, न किसी से बोलती और ना तो अब बगीचे के आम खाती और न ही पानी पूरी। पिताजी बहुत बीमार हो गए। दिन पे दिन हालत खराब होती जा रही थी। पिताजी ने सुमती को बुलाया और बहुत प्यार से समझाया, तू मेरी बहादुर बिटिया है, हम आज है कल नहीं रहेंगे, पर तू हार न माना जिंदगी से। हमेशा अपना ख्याल रखना, कभी जीवन को खत्म करने या आत्महत्या करने की कोशिश न करना बिटिया। सुमती की आंखों से आंसू की धार बरस रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। रात बाबूजी खाना दे के सुमती सोने चली गई। अगले दिन सुमती की माँ बाबूजी को जगाने गई। वो बार बार सुमती के बाबूजी बोल रही थी, पर बाबूजी का शरीर ठंडा पड़ गया था। माँ ने सुमती को आवाज लगाई, ओ सुमती, अरे यो लवकुश की माँ, देखना तेरे बाबूजी जाग नहीं रहे। आवाज सुनकर पड़ोस के चाचा आए। उन्होंने भी नबज जांची और बताया कि बाबूजी नहीं रहे। ये सुनकर घर में एक बार फिर मातम फैल गए। माँ और सभी का रो रो कर बुरा हाल था। सुमती माँ को गोद में लेकर रोई जा रही थी। गांव की औरतें बोल रही थी, सुमती बहुत अशुभ है, खुद सफेद साड़ी में है और माँ को भी सफेद साड़ी में ही ला दिया। भाभी ये सब सुन रही थी। मुकेश भैया को खबर हुई, वो भी शहर से आ गए। अंतिम संस्कार पूरा किया गया। चुलबुली सी सुमती अब तो न कुछ बोलती और न ही कुछ कहती। एक बार और दुख आने से उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। होठ सूख गए, आंखों के नीचे काले गहरे हो गए थे। अब मुनीम जी आके बोले, अब तुम इस घर में न रह सकोगे। तुम्हारे बाबूजी ने उधार नहीं चुकाए। उस समय मुकेश के पास भी इतने पैसे न थे कि वो उधार चुका सके। ऐसे में भाभी जी ने बोला, हम सब आपके ही साथ शहर चलेंगे, वहीं रहेंगे। ये सुन माँ बोली, बेटा, इस घर में तुम्हारे बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। माँ की बात सुन मुकेश बोला, ये घर में नहीं बचा सकता। सुधा ठीक कह रही है, आप सब मेरे साथ शहर चलो, वहीं रहेंगे। घर छोड़ के जाने का तो न तो सुमती का मन था और न ही माँ का, पर कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद मुकेश भैया के साथ सबको शहर के लिए निकले। माँ बाबूजी की फोटो ली घर की दहलीज ऐसे छोड़ रही थी मानो दिल पर भारी पत्थर रखा हो। माँ सुमती से बोली, जब मैं दुल्हन बन के इस घर में आई थी तब मैंने सोचा यहाँ से मेरी अर्थ ही जाएगी, पर आज मुझे जीते जी ये घर छोड़कर
जाना पड़ रहा है। इसके हर कोने में तेरे बाबूजी की यादें समाई है। शहर पहुंचकर देखा कि घर बहुत छोटा था। मुकेश भाभी को सब बताने लगा कहाँ क्या है। लव कुछ माँ से बोले, दादी ये घर अच्छा नहीं है, हम कब अपने घर जाएंगे। माँ बिना कुछ बोले रोने लगी। भाभी का व्यवहार भी बदल रहा था। सुमति को ही घर के सारे काम करने होते। भाभी बोलने लगती, इतनी महंगाई में घर चलाना आसान थोड़ी न है। माँ की दवा का भी ध्यान सुमति रखती और सारी कड़वी बातें सुनती रहती, घर का सारा काम करती रहती। एक दिन माँ को लकवा मार गया। मुकेश ने बहुत दवाई कराई पर कोई फर्क न दिखा। वो बिस्तर पर ही रहती और सुमति सिरहाने बैठ के बहुत रोती। उसे अपने बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। कुछ दिनों के बाद माँ भी बाबूजी के पास चली गई। ये सब देख सुमति का मन हुआ जहर खा ले, पर अपने बाबूजी की बात याद कर रुक गई। भाभी के ताने अब और भी कड़वे हो गए। वो बोलती, सबको तो खा गए, अब किसे खाएगी। उन्होंने भैया से कई बार सुमति को विधवा आश्रम छोड़ने को बोला, पर वो भाभी पर ही गुस्सा हो जाते थे। जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब वो सुमति के पास आके बोली, सुमति तू खुद ही अपने भैया से बोल कि तुझे आश्रम छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा सुहाग को बना रहने दे। सुमति बोली, भाभी ये क्या बोल रही हो, मेरे से तुम्हारे सुहाग को कैसा खतरा। वो बोली, एक विधवा बहुत ही अशुभ होती है, उसकी परछाई भी सुहागन के लिए सही नहीं है। सुमति बोली, ये तो अंधविश्वास है। भाभी बोली, जो भी है, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस ये बात मान जाओ। सुमति के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो भैया से बोली, आप मुझे आश्रम छोड़ दे, वहाँ हमारे जैसे और भी होंगे, वही सही जगह है हमारे लिए। भैया आप बस हमें वहीं छोड़ दीजिए। मुकेश बोला, मधु ने बोला कुछ। वो बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं जाना चाहती हूँ। बहुत बहस के बाद मुकेश मान गया। अगले दिन सुमति माँ बाबूजी की फोटो ले और अपना बक्सा लिए जाने को तैयार हो गई। लव को सुमति से चिपक गई, बोलने लगी, बुआ मत जाओ। सुमति बोली, दूर नहीं जा रही, मैं आया करूंगी। जाते जाते भाभी से मिलके बोली, लो भाभी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। आश्रम पहुंच के देखा तो आश्रम बहुत बड़ा था। चारों ओर सफेद साड़ी में महिलाएं घूम रही थी। सुमति भी वहां के ऑफिस में बात कर वहां रहने के लिए कमरा पता कर ली। एक कमरे में 2 लोग रहते थे। सुमति कमरे में जाके माँ और बाबूजी की फोटो को सीने से लगा बहुत देर तक फूट फूट के रोती रही। अगले दिन सबके साथ सुमति आश्रम के मंदिर गई। मंदिर में कृष्ण भगवान की मनमोहनी मूर्ति थी। थोड़ी ही देर में एक महिला आके बोली, आज वो बड़े साहब आए हैं, सबको शॉल और मिठाई देने के लिए बुलाया है। सब वहां से चली गए, पर सुमति वहीं बैठी रही। एकटक कृष्ण मूर्ति को देख निहार रही थी। दुख उसके आंसू से छलक रहे थे। इसी दुख में वो पूजा करते हुए भजन गाने लगे। वो बड़े साहब जो मोल और मिठाई दे रहे थे, वो कोई और नहीं अनिकेत के पिता थे, और उनके साथ अनिकेत भी आया था। अनिकेत के बड़े भाई की शादी के बाद बेटी हुई है, इसीलिए यहाँ सबको मिठाई बांट रहे थे। सुमति की आवाज़ सुन अनिकेत चौंका। वो तुरंत ही उसकी आवाज़ पहचान गया। वो बेचैन हो गया और इधर उधर देखने लगा। आवाज़ की ओर बदहवास होके भागने लगा। मंदिर में आके रुक गया और हाँफने लगा। उसे कोई सफ़ेद साड़ी में मूर्ति की ओर मुँह करके बैठी दिखाई दी। अनिकेत फिर चारों ओर देखने लगा। फिर उसे एहसास हुआ, ये आवाज़ वाली महिला यही है। वो आवाज़ देता है, सुमति। एकाएक आवाज़ बंद हो जाती है। सुमति के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब सुमति ने पीछे मुड़ के देखा तो अनिकेत चौंके। वे प्यारी सी चुलबुली सी लड़की आज किस हाल में है। सुमति अनिकेत को देखकर बोली, सहरी बाबू आप। अनिकेत का एक पल मन हुआ कि सुमति को जोर से गले लगा ले। वो लड़की जिसे सफ़ेद रंग तनिक भी पसंद न था, आज ऊपर से नीचे तक सफ़ेद रंग में है। वो फूल सा चेहरा मुरझा गया। सुमति को देखकर ही
उसके दुख का अंदाजा लगाया जा सकता था। अनिकेत की आंखें सुमति को देखकर भर आई। बड़े मुश्किल से उसने खुद को संभाला। वो पास आके बोली, कैसी हो सुमति? ये क्या हाल बना लिया है तुमने? सुमति मुंह नीचे करके बोले, किस्मत का थप्पड़ है बाबूजी। अनिकेत का दिल बहुत दुखी था। वो लड़की बस शरारत भरी बातें करती थी, आज वो इतनी गंभीर बातें कर रही थी। अनिकेत कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर देख के मन ही मन बोला, कान्हा, मैंने तुमसे कहा था ना, सांवरी को मुझसे दोबारा जरूर मिलाना, पर ऐसी हालत में मिलेगी ये कभी ना सोचा था, ये कभी ना चाहा था। अनिकेत ने सुमति से हर हाल के बारे में सब कुछ पूछा। सुमति ने रोते हुए सारी बातें बता दी। अनिकेत को यह सुन बहुत ही दुख हुआ। थोड़ी ही देर में अनिकेत का ड्राइवर आ गया और बोला, चलिए वकील बाबू, बड़े साहब बुला रहे हैं। सुमति अनिकेत की तरफ देखते हुए बोली, तो आप वकील बाबू बन ही गए? अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, जी खानदानी पेशा है, पिताजी इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं, भैया भी वकील है और भाभी समाज सेविका है। नारी सम्मान नाम की एक संस्था चलाती है, माँ भी उसमें उनका साथ देती है। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सुमति का वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक रात करीब 11 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमति आवाज से उठी और दरवाजा खोला। आश्रम की एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सुमति और उसके साथ रहने वाली कुसुम को आवाज देके बोला, चलो, आश्रम की बड़ी दीदी ने दोनों को बुलाया है। कुसुम ने बोला, आज नहीं जाऊंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने गुस्से में बोला, ये बहाना बड़ी दीदी को बताना। सुमति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। सुमति और कुसुम उसके पीछे चल पड़ी। बड़ी दीदी के यहाँ पहुंचकर देखा तो 2 आदमी बैठे थे। दीदी ने उन दोनों से बोला, बाहर बस खड़ी है, जाओ उसमें बैठ जाओ। सुमति आश्चर्य से बोली, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? सुमति के सवाल सुन वो गुस्से में बोली, कुसुम, इतने दिनों से ये तेरे साथ रह रही है, तूने इसे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे सवाल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जा रास्ते में कुसुम बता देगी। सुमति कुसुम के साथ चल दी। रास्ते में कुसुम ने बताया कि ये हम जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराते हैं, जो भी इनका विरोध करते हैं उन्हें मारकर आश्रम के पीछे बगीचे वाली जगह में जला देते हैं। हम कहीं और नहीं जा सकते, परिवार वालों ने पहले ही हमें त्याग दिया है। सुमति ये सब सुन पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन दोनों लड़कों ने जबरदस्ती उन्हें बस में बैठाया, जहां पहले से ही आश्रम की कई महिला बैठी थी, जो बिना कुछ बोले शांत बैठी थी, शायद हालात के साथ समझौता कर चुकी थी। सुमति कैसे भी वहां से निकलने की सोच रही थी। सुमति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब वो इस मुसीबत से कैसे निकले। मन ही मन अपने कान्हा को मना रही थी, हे कान्हा, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज बचाई वैसे ही आज मेरी बचा लो। सुमति घबराहट के कारण रोए जा रही थी। वो बस एक होटल के बाहर रुकती है। सभी महिलाओं को होटल के अंदर भेज दिया गया। सुमति हमेशा मौके की तलाश में रहती, कैसे भी यहाँ से निकल लिया जाए, पर कोई मौका नहीं मिलता। एक एक सभी महिलाओं को अलग अलग कमरे में भेजने लगे, जहाँ पहले से ही कोई न कोई आदमी मौजूद रहता। सुमति को भी एक कमरे में ले गए। सुमति बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसे उन लड़कों ने कमरे में धक्का दे दिया। सुमति जैसे ही कमरे में पहुंची, वहां अधेड़ उम्र का आदमी ने उसे झट से कुंडी बंद कर दी। कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत सी मूर्तियां, गुलदस्ते थे। सुमति बुरी तरह से डरी हुई थी। वो उसके आगे हाथ जोड़ के बोली, मुझे जाने दो, रहम करो। पर वो आदमी तुष्टता भरी हंसी से बोला, ऐसे कैसे जाने दो, तेरे लिए पूरे 45,000 रुपए दिए हैं, पहले उन्हें वसूल तो कर ले। दरिंदगी उसके आंखों में उतर गई। वो किसी भूखे भेड़िए जैसे उस पर झपटा। सुमति घर में जितना दूर जा सकती थी उसे उतनी दूर भागी। अंत में दीवार से लग खड़ी हुई, हाथ जोड़ के लाचारी से रहम की भीख मांग रही थी। पर मानव के वेश में वो तो दरिंदा था। उसने सुमति को कस के अपनी बाजुओं में दबोचा। सुमति खुद को छुड़ाने के प्रयास कर रही थी, पर उसके ताकत के आगे सब विफल हो रहा था। सुमति बार बार हाथ मार रही थी। वो दरिंदा जानवर की तरह दबोचे जा रहा था।
सुमति के हाथ पर उसके नाखून के खरोच से खून निकल रहा था। सुमति के कपड़े जगह जगह से फट गए। सुमति अपने पूरे जोश से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच सुमति के हाथ वही मेज पर रखी पीतल की मूर्ति हाथ लग गई। सुमति ने पूरे जोश से उस मूर्ति से उस आदमी के सर पे दे मारा। वो आदमी सर पकड़ के गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। सुमति चौंक गई और वहां से भाग निकलने के लिए दरवाजे की कुंडी खोले। जैसे ही वह मेन गेट पर पहुंचे तो देखा कि वो दोनों लड़के जो बंस लेके आए थे वहीं बैठे ताश खेल रहे थे। सुमति अब कोई दूसरा रास्ता खोजने लगी। जैसे उसके पीछे खिड़की दिखाई दी जिसे बाहर जाया जा सकता था, वो वहां से कूदकर बस भागने लगी। बदहवास रोते हुए बस वो भागे जा रही थी। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अब उसने सोच लिया कि खुद को खत्म कर लेगी। एक औरत के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा कमजोर वो तभी हो जाती है जब उसके सम्मान संकट में पड़ जाता है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पुल दिखाई दिया। वो भागते हुए उस पुल पर पहुंचे। वहां बहुत से वाहन आ रहे थे। उसने पुल से नीचे देखा तो रात में भी पानी हल्की रोशनी पूनम रात में बहुत भयावह लग रहा था। सुमति रोते हुए बोले, बाबूजी मुझे माफ कर देना, पर अब मैं जी नहीं सकती। ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। सुमति को इन सब की खबर न थी कि कोई कार वहीं रुक गई है। सुमति जैसे ही छलांग लगाने को होती है, कोई हाथ उसे जोर से पकड़ते हुए बोला। सुमति को उस समय होश नहीं रहता। वो बस चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है। सुमति को बचाने वाला हाथ अनिकेत का था। अनिकेत और उसका बड़ा भाई अजय दोनों ही पास के शहर से घर के लिए लौट रहे थे। रास्ते में सफेद साड़ी में किसी औरत को ऐसे पुल के पास खड़ा देख शक हुआ कोई आत्महत्या तो नहीं कर रहा। अजय ने उसके पास कार रोक दी और तुरंत बचाने के लिए दोनों बाहर निकले, पर यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो सुमति होगी। सुमति अनिकेत को देखकर बोले, बाबूजी वो हमें मार देंगे। रोते हुए बोलते बोलते बेहोश हो गई। अनिकेत ने उसे अपनी बाहों में थाम ले। भैया ने बोला, अनिकेत इन्हें घर ले चलते हैं। अनिकेत ने सुमति को कार में लेटाया और घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भाभी ने दरवाजा खोला और बोले, कितनी देर लगा दी, एक तो मम्मी पापा बाहर गए हैं, मैं अकेले ही रहना पड़ रहा है। जब उसकी नजर अनिकेत पर पड़ी, उन्होंने अपने हाथों में बेहोश सुमति को ले रखा था। वो आश्चर्य से बोले, ये क्या है? भैया बोले, अंदर चलो बताता हूँ। अंदर पहुंचकर अनिकेत ने सुमति को सोफे पर लेटाया। नैना भाभी ने फर्स्ट एड बॉक्स मांगा और पानी। फिर अनिकेत ने भाभी और भैया को सुमति के बारे में सब बताया। वो किसी गांव के यहाँ कैसे पहुंचे। फिर अनिकेत ने पानी की छींटे मारी। सुमति होश में आई। जैसे ही वो होश में आई और मुँह वो अपने आंचल में ढक के रोने लगी। सुमति को इस तरह रोते देख अनिकेत का मन बेचैन हो रहा था। वो बार बार सुमति के रोने की वजह पूछ रहा था। उसे चुप कराने के लिए उसने कंधे पर हाथ रखने के लिए बढ़ाया, फिर संकोचवश पीछे कर नैना भाभी को इशारा किया। भाभी ने सुमति के कंधे पर हाथ रख बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ सुमति, मुझे बताओ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। सुमति सिसकते हुए धीरे धीरे सारी बातें बता दी। अनिकेत के साथ अजय नैना को बहुत गुस्सा आया। आश्रम के नाम पर ये सब हो रहा है। मजबूर औरतों को सहारा देने के बजाय ये लोग उनकी मजबूरी का इस कदर फायदा उठा रहे हैं। हमें इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इन सब बातों में अजय शांत बैठे थे। नैना नारियों के सम्मान के लिए समाज सेविका के रूप में संस्था चलाती थी, इसीलिए उन्हें इन सब के खिलाफ जल्दी से जल्दी कुछ करना था। अजय को सोचकर बोले, अनी वो आश्रम राजनीति के जाने माने नेता गिरिवर जी का है। वो पिताजी के अच्छे दोस्त भी हैं। उनके खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। सुमति रोते हुए बोले, कुछ भी, मैं उस आश्रम में नहीं जा सकती। इससे अच्छा मैं जहर खा लूं। सुमति की बात सुन अनिकेत बोला, नहीं तुम हमारे साथ ही रह लेना। सुमति बोले, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती। नैना बोले, मैं जो संस्था चलाती हूँ तुम वहाँ रह लो, वहाँ और भी बहुत ही महिलाएं रहती हैं। सुमति को ये बात ठीक लगी। नैना ने उसके जिस्म पे आए खरोच पर दवा लगाने लगी। अनिकेत का खून सुमति के घाव देकर खोल रहा था।
नैना ने सुमति के फटे पुराने कपड़े देख उसे बदलने को बोला। सुमति बोले, पर भाभी मैं तो सफेद साड़ी ही पहनती हूँ। नैना बोली, कोई बात नहीं सुमति, सफेद रंग की पहनना जरूरी नहीं, मेरे और भी कपड़े हैं वो पहन लो। सुमति ने जवाब दिया, नहीं भाभी, माँ ने सफेद को ही बोला था। अब ये रंग हमसे जुड़ गया है, हमें इसी के साथ जीवन बिताना है। सुमति की बात सुन अनिकेत अपने मन में बोला, मैं तुम्हारे जीवन के इस सफेद रंग को हटा के ही रहूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग जरूर भरूंगा। नैना ने सुमति को अपने कमरे से हल्के रंग का सूट दिया और बोले, मेरे पास तो यही है, यही पहन लो, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फट गए हैं। सुमति वो सूट पहन कर आई तो अनिकेत की नजरें उस पर ठहर गई। वो हल्के रंग का सूट जिस पे हल्के हल्के रंग के फूल बने थे और लाल लेस लगी थी, नेट का दुपट्टा सर पर रखे सादगी में सुमति बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुमति अपने घाव के कारण बार बार परेशान हो रही थी। अनिकेत ने बोला, मैं इन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। अजय ने बोला, जोश में होश मत खो बैठो, ये सब इतना आसान नहीं है। वो आश्रम किसी ऐसे वैसे इंसान का नहीं है, वो नेता गिरिवर जी का है, जिनका नाम न केवल इस शहर में बल्कि हमारे देश में भी प्रतिष्ठित है। इनके खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। और इस तरह सुमति के वहां से भाग आने से वो और भी सतर्क हो गए होंगे। सुमति की जान को भी खतरा हो सकता है। पहले इस बारे में पिताजी से पूछ लेते हैं, तब कुछ करेंगे। नैना भी अजय की बात से सहमत थी। सुमति को नैना ने आराम करने के लिए एक कमरे में सुला के कमरे के बाहर तीनों लोग इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे। सबको पापा का इंतजार करना ही सही लगा। नैना ने सबको सोने के लिए बोला। अनिकेत बोला, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद चला आऊंगा। नैना और अजय के वहां से जाने के बाद अनिकेत सुमति के लिए बहुत चिंतित था। कहीं नहीं कहीं उसे भी डर था, कहीं पापा मना नहीं कर दे। परेशान होके वो भी एक बार सुमति को देख अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात में सुमति के कानों में जानी पहचानी सी आवाज आई, सुमति बिटिया। सुमति की आंखें खुली। उसने देखा कि सामने बाबूजी और माँ खड़ी है। सुमति खुशी और आश्चर्य से बोली, बाबूजी, माँ, आप लोग आ गए। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है ना हमारे साथ क्या हुआ? आप लोग अपने साथ हमें क्यों नहीं ले गए? यहाँ हमारा कोई नहीं, हमें किसके लिए छोड़ गए? हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बाबूजी बोले, बेटिया, तू मेरी बहादुर बेटिया है। भगवान को भी पता है कि तू कितनी बहादुर है, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। पर बेटिया, तू कभी हार मत माना। मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना। अपने साथ साथ तुम्हारे ही जैसी जो भी और महिलाएं हैं, उनका साहस बन जा। हार कभी मत मानना। माँ मुस्कुरा के बोले, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मजबूत बनना, मजबूर नहीं बेटिया। इतना बोल वो लोग ओझल हो गए। सुमति चिल्लाती रही, बाबूजी, माँ। तभी किसी और ने जोर से हिलाया। सुमति की आंख खुली। सामने नैना और अनिकेत खड़े थे। सुमति पसीने से भीगी हुई थी, इधर उधर देख रही थी। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसने सपना देखा था। अनिकेत ने पूछा, क्या हुआ? सुमति बोली, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। माफ करिएगा, हमारी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। नैना बोली, कैसी बात करती हो? सुमति, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं ना। थोड़ी ही देर में नैना भाभी की बेटी की रोने की आवाज आती है। वो उठ गई। मेरी डोल हम देकर आते हैं। अनिकेत, तुम सुमति को पानी दे, थोड़ी देर बात कर लेना, सुमति को थोड़ा अच्छा लगेगा। नैना के वहां से जाने के बाद अनिकेत ने सुमति को पानी देकर वहीं पास में बैठ गया। सुमति पानी की एक घूंट पी के गिलास हाथ में लेकर बैठी थी। कमरे में शांति छाई हुई थी। सुमति अचानक से बोले, मुझे लड़ना है इनके खिलाफ। मैं ऐसे डर के दब के नहीं रह सकती। तो ये लोग ऐसे ही आश्रम की महिलाओं का अत्याचार करते रहेंगे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, पर मैं इनके खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। अनिकेत सुमति की बात सुन खुश होते हुए बोला, हाँ सुमति, हम लड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल शाम पापा आएंगे, तब उनसे बात कर हम आश्रम पर केस फाइल करेंगे। अभी तुम आराम करो। सुमति बोले, नहीं, अभी तो मैं जागी हूँ,
अब तो इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह नाश्ता करने के बाद अनिकेत सुमति को नैना द्वारा बनाई संस्था पर ले गए। वहां सुमति को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। अनिकेत बोला, आज यहाँ पापा आएंगे, उनसे बात करने के बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। सुमति को वहां छोड़कर अनिकेत वहां से चला गया। सुमति उस संस्था में घूमने लगी। उसने देखा कि वहां की कुछ महिलाएं सिलाई और कुछ कढ़ाई कर रही थी। सुमति ने भी अपने गांव में बहुत सिलाई कढ़ाई की थी। सुमति ने उन महिलाओं से पूछा। इन सब के बारे में तो उन्होंने बताया, हमें ऑर्डर मिलता है जिसे हम सब मिल के पूरा करते हैं, जिससे हमें हर महीने वेतन भी मिलता है। ये सुन सुमति ने भी वहां काम करने की इच्छा जताई। उस संस्था की प्रबंधिका बोली, नैना मैम से बात करके बताएंगे आपको। उन्होंने फोन पर नैना से बात की। तब वो सुमति से बोली, नैना मैडम ने बोला है आप उनकी बहुत खास है, आप जो चाहे कर सकती हैं। सुमति खुश होकर बोली, नैना भाभी कितनी अच्छी है। प्रबंधिका ने बताया, वो इन सब के साथ अनाथ आश्रम और स्कूल कॉलेज भी चलाती है। ये सुन सुमति के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। उसने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने और पढ़ाई का खर्च के लिए संस्था में काम करने का विचार बनाया। शाम को अनिकेत के मम्मी और पापा आए। रात का खाना खाने के बाद मम्मी पापा नैना की बेटी, जिसे सब प्यार से परी बुलाते थे, के साथ खेल रहे थे। तब अजय भैया की तरफ अनिकेत ने बात शुरू करने का इशारा किया। भैया ने बात शुरू करने के लिए पापा से बोले, पापा कुछ बात करनी है। आपके जो दोस्त हैं ना गिरिवर जी, जिनके आश्रम भी चलते हैं। पापा बोले, हाँ उनके बारे में क्या बात करनी है। तब नैना ने बोला, पापा आपने हमेशा औरतों का सम्मान की बात की है, आज भी एक औरत के सम्मान की है। ये सुन मम्मी ने आश्चर्य बड़ा बोला, क्या हुआ नैना, क्या बात है। तब अनिकेत ने सारी बात बताई। सारी बात सुन पापा ने कहा करते हुए बोला, केस तो करना ही चाहिए, पर बेटा केस है बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई आश्रम के साथ गिरिवर नेता के खिलाफ भी है। हमारा पक्ष भी मजबूती के लिए बहुत ढेर सबूत चाहिए। आश्रम की अगर आधी महिलाएं भी एकजुट होकर इनके खिलाफ बयान दे तो बात कुछ बन सकती है। बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। भैया बोले, केस तो लड़ेंगे अनी, पर सारे सबूत जुटाने के बाद, जल्दबाजी में नहीं। अगले दिन अनिकेत और नैना दोनों संस्था गए सुमति से मिलने। जब अनिकेत को पता चला कि सुमति आगे बढ़ना चाहती है तो वो बहुत ही खुश हुआ और नैना से सुमति के दाखिले के लिए बोला। सुमति केस के विषय में जानने को बहुत ही उत्सुक थी। अनिकेत ने सारी बात बताई और समझाया कि हमें बहुत से सबूत चाहिए। सुमति उदास हो गई। नैना सुमति के कंधे पर हाथ रख बोले, समय उदास होने का नहीं है, हिम्मत रखो, अब लड़ना है, आगे क्या करना है अब ये सोचो। अनिकेत ने बोला, कैसे भी करके सुमति तुम्हें और भी महिलाओं को आगे लाना होगा और जो आश्रम में चल रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके। सुमति ने कुसुम से बात करने की सोची। उसने आश्रम के फोन पर फोन लगाया और अपनी पहचान छुपाते हुए कुसुम से बात कर मंदिर में मिलने को बुलाया। कुसुम मान गए। सुमति अनिकेत उनके साथ मिलने गए। कुसुम को सुमति ने सब बता के मदद करने और भी महिलाओं को साथ रखने को बोला, पर कुसुम डर गई और डर से बोली, आश्रम वाले बहुत खतरनाक हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए तो वो मार देंगे, हमारा कोई नहीं, इन सब के बाद हम कहाँ जाएंगे। हमें इस आश्रम में रहना है और हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को होटल में जाना होता है। ये सब सहना है, सालों से चल रहा है। ये सब किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। तुम मुझे माफ करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सबके समझाने पर भी वो नहीं मानी और वहां से चले गए। सुमति थोड़ी देर शांत रहकर बोली, अब एक ही रास्ता है। वो बोली, मुझे उस आश्रम में जाना होगा। आज सोमवार है, बस होटल तो शनिवार और रविवार जाएगी। इससे पहले वहां से कुछ न कुछ सबूत ले आऊंगी। अनिकेत ये सुनते ही मना कर दे, नहीं सुमति, ये बहुत खतरनाक होगा। नैना बोली, पर हमारे पास यही रास्ता है। अनिकेत बहुत ही मुश्किल से माना इन सब के लिए। नैना बोली, अनिकेत तुम सुमति को एक बड़ा मोबाइल और माइक्रो कैमरा दे दो। सुमति को वो सभी दस्तावेज के बारे में बता दो जिसकी हमें जरूरत है
और कैमरा कैसे चलाना है ये सब अच्छे से समझा दो। अनिकेत ने सारी बातें सुमति को अच्छे से समझा दी। मोबाइल और कैमरा कैसे सेट करना है सब कुछ सुमति जल्दी ही समझ गई। न चाहते हुए भी सुमति को वहां जाना पड़ा। सुमति वहां जा रही थी तो अनिकेत को लग रहा था जैसे कोई उसकी जान ही ले जा रहा हो। सुमति आश्रम पहुंची और वार्डन मैडम के पास जाके रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता चल गया कि मेरी गलती, मेरा कोई नहीं। यहाँ से भाग के मैं भैया भाभी के पास गई, उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर, वापस अपनी शरण में ले लीजिए। सुमति को रोता दे वार्डन बोले, तुम जैसी बहुत औरतें यहाँ से और भी जाती रहती है, हमें उन्हें पकड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही वापस आ जाती है। चलो अच्छा है, तुम भी सब समझ गए, तुम लोगों को ऐसे ही जीना है, इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ लो। सुमति अपने कमरे में गई। कुसुम ये देखकर चौंक गई। तब सुमति बोले, मैंने भी सोचा क्या लड़ाई लड़े, हमारी जिंदगी तो वैसे भी बेरंग है, ये नरक में ही जीना है तो यही सही है। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया है। आधी रात सुमति सबसे बच के वहां के कार्यालय के उस कमरे में पहुंची जहां सारे दस्तावेज थे, पर वहां ताला लगा हुआ था। सुमति ये देख वापस कमरे की ओर जैसे ही मुड़ी तो देखा कि सामने कुसुम खड़ी थी। सुमति उसे देखकर बुरी तरह से डर गई। कुसुम बोले, मुझे शक था तुम वापस सबूत जुटाने आई हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमति को थोड़ा सुकून मिला। कुसुम ने बोला कि इसकी चाबी वार्डन के पास रहती है, मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा करते जाओ। सुमति ने हाँ में सिर हिला दी। सुमति और कुसुम दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। तब कुसुम बोले, तुम यहीं रुको, मैं चाबी लेके आती हूँ। कुसुम वार्डन मैडम के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुला। वो नींद में बोले, क्या हुआ, इतनी रात में काहे आफत आ गई। कुसुम बोले, मैडम सुमति की तबीयत ठीक नहीं है, उसको उल्टियाँ हो रही है, कोई दवा हो तो दे दो। वार्डन मुँह बनाते हुए बोले, फर्स्ट एड बॉक्स तो ऑफिस में है, अब इतनी रात को कौन जाए, ये लो चाबियाँ, ऑफिस खोल ले और दवा दे देना और वापस ला के यहीं रख देना। कुसुम चाबियाँ का गुच्छा लेके तेजी से सुमति के पास गई। सुमति ने चाबियाँ देख खुशी से पूछा, कैसे मिले। कुसुम ने सारी बात कह सुनाई। दोनों कार्यालय पहुंचे। सुमति को अंदर भेज कुसुम दरवाजे पर पहरा देने लगी। अनिकेत ने जैसा बताया था सुमति ने वैसे वैसे पेपर की फोटो ले ली और कुछ फाइल साथ में ले ली। जल्दी से बाहर आए। कुसुम ने जल्दी से ताला लगाकर चाबी मैडम के पास दी आई। डर के मारे दोनों को पसीना आ रहा था। सुमति ने बताया, अब ये फाइल अनिकेत के पास पहुंचानी है। अगले दिन कुसुम सुमति को लेकर वार्डन मैडम के पास पहुंचे और बोले, मैडम सुमति को दवाई से भी आराम नहीं हो रहा, मैं इसको लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वार्डन मैडम बोले, हाँ जाओ पर जल्दी आना। ठीक है बोलकर कुसुम और सुमति नैना के संस्था पहुंचे जहां अनिकेत पहले से मौजूद था। वहां फाइल और पेपर अनिकेत को दिए। अनिकेत ने खुशी से बोला, वेल डन सुमति। कुछ देर बात करने के बाद सुमति और कुसुम आश्रम के लिए निकले। पीछे से अनिकेत ने आवाज लगाई, सुमति। सुमति पीछे मुड़कर देखने लगी। उन्होंने बोला, अपना ध्यान रखना सुमति। सुमति मुस्कुरा के हाँ में गर्दन हिला दी। रास्ते में कुसुम बार बार सुमति के चेहरे को देख रही थी। सुमति ने ये देख कुसुम से पूछा, क्या हुआ, इसे क्यों देख रही हो। सुमति थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, अनिकेत बाबू की आंखें देखी। सुमति आश्चर्य से बोली, मतलब। कुसुम बोले, तुम्हें चाहते हैं। इतना सो सुमति चौंक गई। वो बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हमें गांव से जानते हैं, वो वकील होने के नाते हमारी मदद कर रहे हैं बस। कुसुम बोले, देखा नहीं कैसे उन्होंने बोला, सुमति अपना ध्यान रखना। सुमति ने कुसुम का मुंह बंद करते हुए बोली, बस और कुछ न बोलो। कुसुम मुस्कुरा रही थी। दोनों आश्रम पहुंचे। वार्डन मैडम ने कुसुम से बोला, सुमति को ऑफिस में भेजो, कुछ बात करनी है। सुमति ने देखा वो दोनों लड़के जो बंस से औरतों को ले जाते थे वार्डन मैडम के ऑफिस में बैठे हैं। सुमति ने अपना माइक्रो कैमरा ऑन किया और ऑफिस में गई। वार्डन मैडम ने बोला, तो सुमति इस बार तुम्हें बंस से जाना है, पिछली बार बहुत ही नुकसान कर दिया तुमने, सेठ जी बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। सुमति बोली, हाँ मैडम मैं चलूंगी, और कहाँ जा सकती हूँ, पर सेठ जी कौन है जिन्हें मैंने नाराज कर दी। वो बोली, तुम सेठ जी को नहीं जानते, सेठ जी गिरिवर जी, वही तो इन सब के करता धरता है। सिर्फ इसी शहर नहीं, जहाँ जहाँ उनके आश्रम है सब जगह ये होता है।
सुमति के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। वो सीधे अनिकेत अपने लैपटॉप में देखा और रिकॉर्ड कर रहा था। सुमति ने बहुत ही मेहनत और कठिनाई से बहुत से सबूत जुटा लिए थे। आधी रात बस की आवाज से सुमति की आंखें खुली तो सुमति ने जल्दी से कैमरा ऑन कर बांस के पास छुपते छुपाते पहुंचे। उसने देखा कि बांस में किसी सफेद कपड़े में लिपटी हुई कोई लाश निकाले बगीचे की ओर ले जा रही थी। सुमति उनका पीछा करने लगी। बगीचे में पहुंचकर उसने देखा कि वो उसे वहीं दफना रहे थे। सुमति के हाथ पैर फूल रहे थे। उस समय उसे बहुत डर लग रहा था। वहां से बचकर सीधे कमरे में जाके लेट गई। कुसुम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। कुसुम को देख वो उसे लिपट कर रोने लगी। कुसुम ने पूछा, बता तो कहाँ गई थी, क्या हुआ? सुमति ने सारी बात बताई। कुसुम ने बोला, हाँ, यहाँ अगर कोई ज्यादा उम्र का हो जाए या गर्भ ठहर जाए तो मार के बगीचे में गाड़ देते हैं। सुमति ने आंसू साफ करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए इन्हें नहीं छोड़ूंगी, इनको इंसाफ दिलाऊंगी। सुमति ने बोला, कल तो शनिवार है, तुम सुबह यहाँ से चले जाना। सुमति बोली, नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी, रंगे हाथ पकड़वाना है इन्हें। मैं पहले ही अनिकेत को बता दूंगी, वो पुलिस लेके होटल आ जाएंगे, साथ ही उन लोगों को भी पकड़ेंगे जो इन सब को बढ़ावा देते हैं। अगले दिन सुमति ने ऐसे ही किया। अपने फोन का जीपीएम चालू कर दी और फोन अपने आंचल में छुपा के बैठ गई। सुमति और कुसुम बहुत ही घबरा रही थी। इस बार किसी दूसरे होटल पहुंचे। बेसब्री से अनिकेत का इंतजार कर रही थी। सुमति को भी एक कमरे में भेजा गया। सुमति का डर बढ़ते जा रहा था। कमरे में सुमति पहुंची तो वहां एक आदमी शराब लेके बैठा पी रहा था। सुमति को देख बोला, सुंदर, अति सुंदर। सुमति की ओर बढ़ा। सुमति परिस्थिति संभालते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे हाथ से जाम तो पी लो। वो ये सुन आदमी के चेहरे पर खुशी छा गई, पर सुमति के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। वो सोच रही थी कि अभी तक अनिकेत क्यों नहीं आया। थोड़ी ही देर में शराब खत्म हो गई। वो सुमति की ओर बढ़ा। सुमति अब बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो कमरे में बचने के लिए भागने लगी। उधर आदमी ने सुमति का हाथ जोर से पकड़ा। सुमति रोने लगी। इतनी में तेजी से दरवाजा खुला। सामने पुलिस और अनिकेत खड़ा था। पुलिस को देख वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा। अनिकेत सुमति के पास पहुंचा तो सुमति अनिकेत से लिपट कर रोने लगी। घबराहट में उसे ध्यान भी नहीं रहा वो कब अनिकेत से लिपट गई। अनिकेत ने उसे चुप कराया। तब सुमति झटके से अनिकेत से अलग हुई। अनिकेत ने बोला, माफ करना, थोड़ी देर हो गई मुझे। सुमति को ले वो अपने घर पहुंचा जहां वो अनिकेत के मम्मी पापा से पहली बार मिले। सुमति ने दोनों लोगों के पैर छुए। मम्मी ने गले लगाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। नैना ने जल्दी से सुमति के लिए पानी मंगाया। सुमति पानी पी के सारी बात सबको बताने लगी कि ये सब यही नहीं बल्कि और शहरों में जहाँ जहाँ इनके आश्रम है सब जगह चलता रहा है और हर जगह से जवान विधवा को ही आश्रम में रखते हैं, नहीं तो मार के बगीचे में दफना देते हैं। अनिकेत ने बोला, हाँ, मैंने पुलिस को बताया है कि वो कल वहाँ खुदाई करवाएंगे। पापा ने बोला, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, तुम सबको जरूर ही इंसाफ मिलेगा। अगले दिन अनिकेत ने केस फाइल कर दी जिसे पूरे शहर में हंगामा मच गया। पापा के पास गिरिवर का फोन आया और बोले, अभी तो तुमने हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। ऐसे ही सुमति को भी बहुत धमकियां मिली पर सुमति ने साहस नहीं छोड़ा। पहली सुनवाई में सुमति का पक्ष मजबूत रहा। बगीचे की खुदाई से बहुत से नर कंकाल निकले। आश्रम के पेपर के अनुसार वहां बहुत सी महिलाओं ने आश्रय लिया था, पर अब उनमें से कुछ का कुछ भी पता नहीं, वो कहाँ गायब हो गई। बस अब एक ही परेशानी थी, कुसुम के अतिरिक्त कोई भी महिला गिरिवर के खिलाफ नहीं बोली। सुमति ने बहुत समझाया पर कोई औरत नहीं मानी। सुमति उन्हें समझा रही थी गवाही देने को कि यही सही मौका है खुद को और बाकी महिलाओं को इस दलदल से निकालने का। वो महिलाएं बोले, हमारी किस्मत में यही लिखा है। सुमति गुस्से में बोली, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद के लिए तैयार हो। औरत मजबूर नहीं होती, उनकी सोच उन्हें मजबूर बनाती है। इनके खिलाफ बोलो या ना बोलो, एक उम्र के बाद वैसे भी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। सुमति वहां से चले गई। अगले दिन अगली सुनवाई में सुमति का पक्ष कमजोर पड़ रहा था। तभी आश्रम की महिला एकजुट होकर आई
और गिरवर के खिलाफ गवाही दी। सुमति ये देख बहुत खुश हुई। शहर में नारी सम्मान, नारी शक्ति जैसी कई संस्थाओं की महिलाओं, आश्रम में महिलाओं के संग गिरवर के खिलाफ रैली निकाली। ये देख दूसरे शहर में चलाए जा रहे गिरवर के आश्रम की महिलाएं सामने आई और गवाही दी। इन सब में गिरवर के काले काम और काला धन का पता लगा, जिसमें और भी शहर के बहुत लोग शामिल थे। सुमति के पास फोन आया। फोन वार्डन मैम का था। वो सुमति से माफी मांग रही थी। सुमति बोली, अगर आप एक पुरुष होती तो मैं माफ कर देती, लेकिन आप एक महिला है। महिला होके आपने एक महिला का दुख नहीं समझा। इतना बोल फोन काटते। सुनवाई होते रही। करीब 1.5 साल बाद सुमति के पक्ष में फैसला हुआ। गिरवर को उम्र कैद हुई। उनकी सभी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। सभी महिलाओं ने उत्सव रूप में इसे मनाया। सभी महिलाओं को सरकारी आश्रम भेज दिया गया और उन्हें स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी। अब वो भी समूह में कार्य पर आत्मनिर्भर है और सम्मान का जीवन जीती है। सुमति उन सब से मिलने जाती रहती। कुसुम सुमति को देख बोली, भगवान का तो पता नहीं कि किस रूप में आके मदद करते हैं। करीब 1 महीने के बाद पता चला गिरवर ने बदनामी से परेशान होकर जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुमति नैना भाभी की संस्था में रह काम कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और महिला अध्यक्ष बनकर महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए बहुत से काम किए, जिसे सरकार द्वारा सम्मानित भी की गई। लेकिन सुमति ने अपना वही साधारण जीवन ही रखा, संस्था में रहना, काम करना। अनिकेत को नैना ने कई बार बोला सुमति को शादी के लिए पूछने को, पर अनिकेत की हिम्मत न होती। नैना ने परी के जन्मदिन पर सुमति को घर बुलाया। सुमति घर पहुंचकर नैना की मदद करने लगी। नैना ने सुमति से अनिकेत को बुलाने के लिए भेजा। सुमति अनिकेत के कमरे में पहली बार गई। उसने देखा कि वहां बहुत सी पेंटिंग रखी थी। सुमति सबको देखने लगी। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो कपड़े से ढकी हुई थी। उसने वो कपड़ा हटाया तो वो चौंक गई। वो तस्वीर सुमति की थी जब वो गांव में भजन गाने के लिए सर पे दुपट्टा रख के बैठी थी। तभी अनिकेत के आने की हट हुई। सुमति ने उसे कपड़े से ढककर दूसरी पेंटिंग देखने लगी। अनिकेत के कमरे में जाते ही सुमति बोली, वो नैना भाभी ने आपको नीचे बुलाया। अनिकेत बोला, हाँ मैं नहा कर आता हूँ। तकिए के नीचे कार की चाबी है, जरा भैया को दे देना। इतना बोल अनिकेत अलमारी से कपड़े निकालने लगा। सुमति ने जैसे ही तकिया हटाया तो देखा कि चाबी के साथ एक पायल भी रखी थी। सुमति उसे हाथ में लेके देखने लगी। अनिकेत ये देख के चौंके। सुमति वो पायल दिखाते हुए बोले, ये तो मेरी पायल है, अब तक आपके पास है, वो भी तकिए के नीचे। अनिकेत हड़बड़ा गया। सुमति ने फिर पेंटिंग भी दिखाई। अनिकेत कुछ बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनिकेत बोला, हाँ सुमति, जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हें चाहने लगा। तुम्हें देखने के बाद एक पल के लिए भी मैं तुम्हें भूल नहीं सका और न ही किसी और को कभी चाहा। सुमति मुंह नीचे करके सब सुन रही थी। तभी नैना भाभी मम्मी के साथ कमरे में आ गई। उनके हाथ में कुछ सामान भी था। अनिकेत और सुमति को देख वो कुछ हद तक समझ गई थी कि अनिकेत ने अपने दिल की बात हो न हो कह दी। सुमति उन्हें देखकर हड़बड़ा गई और बोले, भाभी मैं आ ही रही थी। मम्मी बोली, हाँ आ जाना, पहले तैयार तो हो जाओ। सुमति बोली, मैं तैयार तो हूँ, सफेद साड़ी ही तो पहनी होती है। नैना और माँ मुस्कुराते हैं और सामान खोल कर दिखाते हैं, जिसमें लाल साड़ी, चूड़ी और श्रृंगार का सामान था। वो आश्चर्य से दोनों की तरफ देख रही थी। माँ ने सुमति के सर पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो ये सब पहन लो। आज ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। सुमति आंखों में आंसू लिए बोली, आप लोगों का वैसे भी बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन मैं विधवा, लोग मुझे अपशगुन बोलते हैं। माँ बोली, इतनी महिलाओं को इंसाफ दिलाया है, तुम तो उनके लिए भगवान का रूप हो, अपशगुन नहीं। सुमति मम्मी के गले लग रोने लगती है। नैना उनके पास आकर बोले, तो चले देवरानी जी, तैयार भी होना है, अब आपका बेरंग सिंदूरा रंगों से सजने वाला है। माँ ने अनिकेत से बोला, जल्दी से तैयार हो नीचे आ जाना। नैना ने सुमति को बहुत ही सुंदर सजाया। जब नीचे महल में पहुंचे तो लव कुश दोनों बुआ बुआ बोलते हुए सुमति से लिपट गए। सुमति के भैया और सुधा भाभी भी सामने खड़े थे। नैना ने बताया, पापा जी ने पहले ही इनसे बात कर यहाँ बुलाया है।
सुमति की सगाई होने के बाद लोगों के मन में सगुन अपसगुन का भ्रम मिटने के लिए सुमति ने अपनी शादी में सभी विधवा महिलाओं को बुलाया। सुमति की शादी बहुत ही धूमधाम हुई। सुमति की मांग खूबसूरत सिंदूरा से फिर भर गई। शादी के बाद सुमति ने खुद के रुपए से अपने गांव का घर वापस खरीद कर माँ बाबूजी की फोटो लगाई और जब भी समय मिलता अपना मायका समझ वहां चली जाती और माँ बाबूजी को महसूस करती थी। सुमति विधवा महिलाएं जो चाहती थी उनकी शादी करवाई और उन महिलाओं से बोला, परिवार सीमित रख, अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद जरूर ले। सुमति ने महिलाओं के ऊपर बहुत से लेख लिखे। कभी सोचा है विधवा आश्रम तो होता है लेकिन कभी भी विधुर आश्रम नहीं होता। ऐसा नहीं कि समाज में विधुर नहीं होते या कम होते हैं, पर विधुर के लिए समाज में इतने नियम नहीं होते। वो दूसरी शादी कर सकते हैं, उनके सफेद रंग नहीं पहना होता और न कोई उन्हें अपशगुन मानता है क्योंकि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती उनमें। पर विधवा जैसी कोई नियम लागू नहीं होते। महिलाओं को इतना शिक्षित और आत्मनिर्भर होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति को खुद को स्वयं संभाल सके। किसी को इतना हक न दे कि वो आपके मजबूरी का फायदा उठा सके। गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत अच्छी खासी सीख मिली होगी और मुझे कमेंट में भी बताना। धन्यवाद।